हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसएससी जेई 2023 की प्रैक्टिस के लिए प्रिपरेशन के लिए इस शंखनाद सीरीज में। ये सीरीज आपको प्रिपेयर कर रही है आने वाले एसएससी जेई एग्जाम के लिए। और इस सीरीज का जो तरीका है प्रिपरेशन कराने का वो कंप्लीटली डिफरेंट है। हम आपको इस सीरीज में रिवाइज भी करा रहे हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट छूटे हैं उन्हें भी रिकॉल करा रहे हैं, आपको यहां पर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो रहे हैं, और जितनी चीजें आपको एंड मोमेंट पर पता होनी चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस एसएससी जेईई जनरली पूछता है और उसके इर्द गिर्द कितनी अलग अलग इंफॉर्मेशन हमें और पता होनी चाहिए, वो सारी चीजें आपको सिर्फ एक सेशन में मिल रही है इनटू दिस मिक्स क्वेश्चन सीरीज, जिसमें कि अभी हमारा ये लेक्चर नंबर जो कि 6th लेक्चर है, जो कि हम ऑलरेडी 5 लेक्चर में क्यूएससी, बीएमसी और फ्लूइड मैकेनिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। हमने अब सब्जेक्ट में थोड़ा सा चेंज लेकर आए हैं, हम आरसीसी, बीएमसी और एफएम के साथ चल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट्स का वेटेज के अकॉर्डिंग ही पूरा का पूरा जो है वो सीरीज को डिसाइड किया गया है। पूरा पैटर्न इसी तरह बनाया गया है कि कैसे कितनी इंपॉर्टेंट चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए, सो दैट आप एग्जाम टाइम तक पहुंचते पहुंचते उन चीजों को बहुत ज्यादा कंठस्थ कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज में। ये एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। मंडे टू फ्राइडे आपको यही सारे लेक्चर्स 4 बजे मिल रहे होंगे, जहां पर मैं और हर्षित सर आपको सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे होंगे। ट्यूसडे एंड सैटरडे 12:30 बजे जितेंद्र सर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा रहे होंगे, मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे होंगे। साथ ही साथ सैटरडे और संडे को आपको मैराथन क्लासेस देखने को मिलेंगी, जहां पर कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा इन वन सिंगल डे। वहीं पर आपके पास जनरल साइंस की क्लासेस अनामिका मैम के द्वारा आपको मिल रही होगी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, और जनरल अवेयरनेस की क्लासेस आपको मिल रही होगी अंकुर सर और प्रशांत सर के द्वारा अगेन मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एमडब्ल्यूएफ में। तो यहां पर आपको जो है वो ध्यान रखना है कि जो पूरी सीरीज है, ये पूरी सीरीज आपको अल्टीमेट गोल तक पहुंचाने के लिए है। चलिए, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट यूज्ड टू मेक द टिम्बर फायर रेजिस्टेंट। भाई अभी तक के सेशन में हम लोगों ने ये कई बार डिस्कशन कर लिया और हम जानते हैं कि सर एबल्स प्रोसेस जो है वो सबसे बेस्ट मेथड होती है जो कि टिम्बर को फायर रेजिस्टेंट बनाती है। इसके अलावा आपको कई और चीजें पता होनी चाहिए। इफ यू टॉक अबाउट कि जब हम एप्लीकेशन करते हैं प्रिजर्वेटिव का, जब हम एप्लीकेशन करते हैं प्रिजर्वेटिव का, तो एप्लीकेशन की अलग अलग मेथड्स होती है। एप्लीकेशन की अलग अलग मेथड्स होती है, उनमें से एक होता है इंजेक्टिंग विथ प्रेशर। इंजेक्टिंग विथ प्रेशर, तो प्रेशर से या तो इंजेक्ट करा जाए या फिर डिपिंग करा जाए इनटू दी सॉल्यूशन, या फिर स्प्रेइंग करके भी प्रिजर्वेटिव लगाया जा सकता है, या फिर हम जो है वो ब्रशिंग से भी हमारे प्रिजर्वेटिव को लगा सकते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर तक जाते चले जाएंगे, एफिशिएंसी जो है वो हमारे पास बढ़ती चली जाएगी। इफ यू टॉक अबाउट द डिफरेंट मेथड्स हमारे पास जो है, उनमें से एक मेथड कहलाती है विच इज बेसिकली रेफर्ड एज हॉट एंड कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड प्रोसेस, जहां पर हम लकड़ी को पहले गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं, फिर गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं। ऐसे करने में हमारे पास हमारी लकड़ी के अंदर प्रिजर्वेटिव का रिमूवल ज्यादा बढ़िया हो जाता है, सॉरी सैप का रिमूवल ज्यादा बढ़िया हो जाता है, सैप का रिमूवल ज्यादा बढ़िया होता है। और साथ में हमारे पास जो हम प्रिजर्वेटिव लगाना चाहते हैं वो प्रिजर्वेटिव बढ़िया तरीके से हमारे पास एब्जॉर्ब हो पाता है। प्रिजर्वेशन की टेक्निक जो है वो हमारे पास बढ़िया हो जाती है। एक मेथड आपने पढ़ी होगी जिसे जिसे कहा जाता है बुचरी मेथड। क्या कहते हैं? बुचरी मेथड या बुचरी प्रोसेस कहते हैं, जहां पर क्या करा जाता है, हाइड्रोस्टेटिक, हाइड्रोस्टेटिक जो है हमारे पास प्रोसेस या हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन से हम जो है वो प्रिजर्वेटिव को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं लकड़ी के अंदर। वहीं पर बात करते हैं कि हमारे पास यहां पर इसके अलावा और जो मेथड है उसे कहा जाता है जनरली आपके पास एम्प्टी सेल प्रोसेस, या फिर आप बात कर लो फुल सेल प्रोसेस। तो एम्प्टी सेल प्रोसेस में पता होना चाहिए कि वहां पर वैक्यूम जो है वो नहीं मेंटेन कराया जाता, लेकिन फुल सेल प्रोसेस में जनरली वैक्यूम मेंटेन कराया जाता है, जैसा कि क्रियोसोटिंग की मेथड होती है उसमें। एक होती है चेरिंग मेथड या चेरिंग प्रोसेस, जहां पर लकड़ी को जलाया जाता है और लकड़ी को जलाकर उसको ऊपर से जलाकर अंदर से उसे एज इट इज रखा जाता है, और लकड़ी में हमारे पास अलग अलग तरह के प्रिजर्वेशन कराए जाते हैं। जैसे कि टिम्बर में हमें फायर रेजिस्टेंस चाहिए, मॉइस्चर रेजिस्टेंस चाहिए,
या फिर हमें जो है वो दीमक रेजिस्टेंस चाहिए तो टेयरिंग मेथड होता है। एक मेथड जो कि कहलाता है विट इज अ टेयरिंग प्रोसेस, जो हमने जो पढ़ा था लास्ट सेशन में कि टेयरिंग प्रोसेस में क्या कराया जाता है। तो टेयरिंग प्रोसेस में व्हाट डू वी डू इज हम यहाँ पर लकड़ी में टार का एप्लीकेशन कराते हैं। तो ध्यान होना चाहिए, आंसर क्या होगा यहाँ सर, ए विल बी द करेक्ट आंसर। कमिंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। अच्छा यहां पर ये लिखा हुआ है एनवेलप ट्रीटमेंट, इसका कोई मतलब नहीं होता, इट डजंट मैटर कि एनवेलप ट्रीटमेंट क्या होता है। आपको सब समझना है कि हमारे पास ये जितनी मेथड है सारी की सारी मेथड क्या है हमारे पास, हमारे टिम्बर को फायर रेजिस्टेंट बनाने के लिए पहली मेथड, प्रिजर्वेटिव को बढ़िया तरीके से अप्लाई करने के लिए एम्प्टी सेल प्रोसेस, और लकड़ी पर अगर टार अप्लाई कर रहे हैं तो टेयरिंग प्रोसेस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ द कंक्रीट। तो ये क्वेश्चन हर्षित सर डिस्कस करेंगे आपसे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड आप सभी का स्वागत है इस बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज के अंदर, शंखनाद सीरीज, जिसमें हमने इस 6th जो सेशन है हमारा, इसमें हमने आरसीसी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है विथ बीएमसी एंड एफएम, क्योंकि जो ज्यादा वेटेज है वो क्यूएससी, बीएमसी, एफएम और आरसीसी का है एसएससी के अंदर। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा है कि जो कॉन्क्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। हम पहले स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम समझ लेते हैं, कॉन्क्रीट का स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम कैसा होगा। तो अगर हम यहाँ पर एक्स एक्सिस पर स्ट्रेस को प्लॉट करते हैं और एक्स एक्सिस पर स्ट्रेन को प्लॉट करते हैं और वाई एक्सिस पर अगर स्ट्रेस को प्लॉट करें, तो इसका जो स्ट्रेन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता है कॉन्क्रीट का, वो पूरा ही कर्वीलिनियर होता है। क्या होता है? पूरा ही कर्वीलिनियर। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, डब्ल्यूएसएम ने अपने अकॉर्डिंग अजम्पशन लिए और डब्ल्यूएसएम ने बोला कि मैं तो जो यहाँ पर जो ये अल्टीमेट पॉइंट है ये एफसी के है जो कि 28 डेज स्ट्रेन होती है, और यहाँ पर इसका ये इल्ड पॉइंट आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.002, और जो फ्रैक्चर स्ट्रेन है ये कंक्रीट में हो जाएगा 0.0035। जो पूरा डायग्राम है वो कर्व होता है, पर डब्ल्यूएसएम ने क्या करा, उसने ये बोला कि जहां तक हम उसको डिजाइन करते हैं, यानी जो हमारा परमिसिबल स्ट्रेस होगा सिग्मा सीबीसी जो एफसी के बाय 3 होगा, वहां तक हम उसको पूरा क्या मान लेंगे, लीनियर मान लेंगे। ऐसा डब्ल्यूएसएम ने अजम्पशन लिया। तो ये डब्ल्यूएसएम के अकॉर्डिंग ग्राफ था, मतलब लीनियर अप टू परमिसिबल स्ट्रेस एंड देन फिर उसके बाद पूरा पैराबोलिक है अप टू द लास्ट पॉइंट। बट अगर हम एलएसएम के अकॉर्डिंग बात करें, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएगा आरसीसी में हमें लेटेस्ट जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो एलएसएम के अकॉर्डिंग अगर बात करें और हम यहां पर वाई एक्सिस पर स्ट्रेस को प्लॉट करें और एक्स एक्सिस पर अगर स्ट्रेन को प्लॉट करें, तो इसमें जो डायग्राम है इन्होंने अजम्पशन लिया, इन्होंने बोला कि जो रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन कंक्रीट में अज्यूम टू बी एनी शेप, may be in the shape of rectangle or parabola or trapezoid or any other shape, but it should be in substantial agreement with the result of the test। ऐसा assumption है LSM का assumption नंबर 2। तो इन्होंने क्या करा कि जहां तक हमारा डायग्राम जो होता है वो जहां तक आपका इसमें इल्ड पॉइंट आएगा वहां तक तो आपका पूरा पैराबोलिक लिया, उसके बाद क्या था, फिर नीचे भी डाउनवर्ड हो रहा था, उन्होंने इसको यहां तक स्ट्रेट लाइन मान लिया। तो जो फ्रैक्चर पॉइंट है वहां तक ये 0.0035 तक और 0.002 तक, यहां तक पूरा रेक्टेंगल हो गया, और जीरो से लेकर पूरा यहां तक इन्होंने क्या मान लिया, इसको इन्होंने स्ट्रेट लाइन मान लिया। ये वाली वैल्यू कितनी हो गई एफसी के, मतलब अगर इतना रीजन हम देखें तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम पैराबोला बोल सकते हैं, और जो इतना रीजन हमें दिख रहा है इस रीजन को हम क्या बोल सकते हैं, इस रीजन को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं। मतलब कि एलएसएम ने कंक्रीट के स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को कहां तक पैराबोलिक माना, जीरो स्ट्रेन से लेकर 0.002 तक, और 0.002 से लेकर 0.0035 फ्रैक्चर स्ट्रेन तक कितना माना, रेक्टेंगल माना। तो एक बार ऑप्शन देखते हैं, स्ट्रेट लाइन अप टू दी फेलर, पूरा स्ट्रेट है, गलत ऑप्शन। एक बोल रहा है स्ट्रेट लाइन है 0.002 तक फिर पैराबोला है, गलत है। एक बोल रहा है पैराबोला है 0.002 तक और फिर स्ट्रेट लाइन है, ये सही है। और एक बोल रहा है हाइपरबोलिक, ये भी गलत है। तो सही आंसर क्या हो गया, सी।
अब जब अगर हमने कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ा तो साथ में स्टील का भी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ लेते हैं। तो जो हमारे पास माइल्ड स्टील होता है, मैं पहले एक्चुअल कर्व डायग्राम ड्रा कर रहा हूं सारे ग्रेड ऑफ स्टील का। ठीक है, कौन सा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं? एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। यहाँ पे स्ट्रेस है, यहाँ पे स्ट्रेन है, उसमें यहां तक इस प्रकार से हमारा माइल्ड स्टील का यानी प्लेन बार का Fe250 का डायग्राम बनता है। और जो हमारे पास डिफॉर्म्ड बार होती हैं उनका जो ग्राफ होता है वो ऐसा बनता है। मतलब ये ग्राफ हमारे पास किसका होता है? एक्चुअल कर्व डिफॉर्म्ड बार का। और ये डायग्राम हमारे पास किसका होता है? प्लेन बार का, यानी Fe250 का एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। आईएएस कोड ने अपनी सहूलियत, अपनी स्टडी को आसान रखने के लिए, फॉर्मूले को आसान बनाने के लिए थोड़ा सा डायग्राम में छेड़खानी किया और यहां पर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया। इन्होंने क्या बोला कि जहां तक हमारा माइल्ड स्टील का इल्ड पॉइंट आएगा उसके बाद से हम उसको डिजाइन उसके उस रेंज में जाके डिजाइन नहीं करेंगे। तो यहां तक उन्होंने लीनियर रखा और फिर यहां तक उन्होंने स्ट्रेट लाइन कर दिया। तो ये जो डायग्राम है ये किसका हो गया? प्लेन बार का। साथ में जो हमारे पास डिफॉर्म्ड बार हैं उनका डायग्राम लीनियर पोर्शन तो सेम ही रहता है और कर्वी लीनियर पोर्शन हो गया उसके बाद। ठीक है, मतलब प्लास्टिक जोन में कर्वी लीनियर है और इलास्टिक जोन में लीनियर है। ये डायग्राम हमारे पास कितना किसका हो गया? ये हमारे पास डिफॉर्म्ड बार का डायग्राम हो गया। तो ये प्लेन बार का, ये डिफॉर्म्ड बार का है। यहां से एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसका डायग्राम आईएएस कोड ने बाइलिनियर माना है? तो प्लेन बार का ये जो डायग्राम है माइल्ड स्टील का, ये अज्यूम्ड स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है और ये यहां पर लीनियरली इलास्टिक है, लीनियरली प्लास्टिक। तो ऐसे कर्व को हम बाइलिनियर कर्व बोलते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि बाइलिनियर कर्व किसका माना गया, तो वो माइल्ड स्टील यानी प्लेन बार यानी Fe250 का माना गया। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, जो भी ग्रेड्स होती हैं स्टील की सब में केमिकल कंपोजिशन सेम है। माइल्ड स्टील और उसी के केमिकल कंपोजिशन डिफॉर्म्ड बार बनती है, सिर्फ प्रोसेस का अंतर होता है। तो सभी का जो यंग मॉड्यूलस है वो सेम है और 200 गीगा पास्कल माना जाएगा। ठीक है, वहीं पर किसके लिए? स्टील के लिए, सभी ग्रेड के लिए। पर जो कॉन्क्रीट है उसके अलग अलग ग्रेड का डिफर फॉर डिफरेंट ग्रेड, अलग अलग ग्रेड का अलग अलग आपका यंग मॉड्यूलस होगा। अलग अलग ग्रेड का अलग अलग यंग मॉड्यूलस, क्योंकि अलग अलग ग्रेड का जो प्रपोर्शन है वो अलग अलग होगा, M5 से लेकर M100 तक। और प्रपोर्शन अलग अलग है, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है, तो डेफिनेटली यंग मॉड्यूलस क्या होगा? चेंज होगा, क्योंकि ये मटेरियल प्रॉपर्टी है और ये होता है हमारे पास 5000 अंडर रूट FCK। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो यंग मॉड्यूलस है कॉन्क्रीट का वो FCK के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर हमसे रेंज पूछते हैं कॉन्क्रीट में तो 25 से 30 गीगा पास्कल होगा। मेगा पास्कल में 25,000 से 30,000 और ये 2 लाख, बट गीगा पास्कल में 200 और ये वाला 25 से 30 गीगा पास्कल होगा। अगला इसमें ध्यान रखना है, कॉन्क्रीट में अगर मतलब स्टील के हर ग्रेड के लिए यंग मॉड्यूलस सेम, बट कॉन्क्रीट के हर ग्रेड के लिए यंग मॉड्यूलस अलग अलग। अगर कॉन्क्रीट में आपसे बोलते हैं यंग मॉड्यूलस बताइए विदाउट क्रीप, तो विदाउट क्रीप के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 5000 अंडर रूट FCK। और वहीं पे आपसे बोलते हैं यंग मॉड्यूलस कॉन्क्रीट का बताइए कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ क्रीप, तो आपका यहां पे फॉर्मूला होगा, सिंबल ECE होता है और फॉर्मूला होगा 5000 अंडर रूट FCK अपॉन में 1 प्लस थीटा। इसमें जो थीटा होता है इसे हम क्रीप कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रीप कोएफिशिएंट। और जो क्रीप कोएफिशिएंट है वो एज ऑफ लोडिंग पे डिपेंड करता है। 7 दिन में अलग होता है, 28 डेज में अलग होता है और 1 साल के लिए अलग होता है। 7 दिन में 2.2, 28 डेज में 1.6, 1 ईयर में 1.1 होता है। मतलब जैसे जैसे एज ऑफ लोडिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्रीप कोएफिशिएंट कम होगा और यंग मॉड्यूलस बढ़ेगा। यहां पर यह भी ध्यान रखना है, ये जो यंग मॉड्यूलस होता है इसको EC बोलते हैं और इसका हमारे पास एक नाम है, इसको शॉर्ट टर्म मॉड्यूलस भी बोलते हैं और इसी को डायनामिक मॉड्यूलस भी कहा जाता है। साथ में जो हमारे पास ECE है इसको लॉन्ग टर्म मॉड्यूलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म मॉड्यूलस, क्योंकि इसमें हम क्रीप का इफेक्ट ले रहे हैं और इसमें क्रीप का इफेक्ट कितना है? 0 है। WSM से एक और क्वेश्चन यहां पे ध्यान रख सकते हैं। WSM के अंदर हम मॉड्यूलर रेशियो कंसीडर करते हैं। मॉड्यूलर रेशियो कितना होता है?
कंपोजिट मटेरियल में उनके जो दो मटेरियल है उनके यंग मॉड्यूलस का रेशियो। अगर हमसे कहा जाए कि विदाउट क्रीप बताओ, तो इसका फॉर्मूला कितना होगा, 200 2 इंटू 10⁵ स्टील का यंग मॉड्यूलस हो गया मेगा पास्कल में, और स्टील का कंक्रीट का हो गया 5000 √FC के। अगर हमसे बोला जाए कि विथ क्रीप के साथ में बताइए मॉड्यूलर रेशियो का फॉर्मूला, तो ये हमारे पास बनेगा 2 इंटू 10⁵ मेगा पास्कल अपॉन में 5000 √FC के, और क्रीप में 1+θ का डिवाइड आता है तो वो ऊपर हो जाएगा। साथ में अगर हमसे पूछा जाए कि IS को WSM ने डिजाइनिंग में कौन सा लिया, तो उन्होंने पार्शियल इफेक्ट ऑफ क्रीप कंसिडर करा है, और पार्शियल इफेक्ट ऑफ क्रीप के लिए m की वैल्यू कितनी है, 280 के अपॉन में 3 सिग्मा CBC। सिग्मा CBC इज परमिसिबल स्ट्रेस फॉर कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन। तो पार्शियल इफेक्ट ऑफ क्रीप लिया है किसमें, डिजाइनिंग में क्या लिया है, पार्शियल इफेक्ट। क्यों लिया है ये भी पूछते हैं, तो रीजन ध्यान रखना है, बॉन्ड इज विद इन द इलास्टिक लिमिट। क्योंकि कुछ भी हो जाए, कितना भी स्ट्रेस क्रीप आ जाए, बट बॉन्ड हमेशा मेंटेन रहेगा, बॉन्ड हमेशा इलास्टिक रेंज में ही रहेगा, इसलिए पार्शियल इफेक्ट क्रीप WSM ने कंसिडर किया है, ये हमें ध्यान रखना है। एक छोटा सा क्वेश्चन और यहां पूछ सकते हैं कि जो हमारा एज ऑफ लोडिंग है, अगर एज कंक्रीट की बढ़ते जा रही है तो मॉड्यूलर रेशियो में क्या फर्क पड़ेगा, तो अगर एज बढ़ेगा तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, कम, और थीटा और एम क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो एम भी कम होते जाएगा। तो अगर एज ऑफ लोडिंग कम बढ़ाएंगे, थीटा कम होगा, एम कम होगा, और अगर थीटा बढ़ेगा तो एम भी बढ़ेगा। इतना चीजें यहां से पूछी जा सकती हैं जो हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द डायनामिक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द सैंपल ऑफ कंक्रीट इज कंपेयर्ड इन, या कैसे हम पता करेंगे, कैसे टेस्ट करते हैं। तो यंग मॉड्यूलस मैंने आपको बताया था 2 प्रकार का है, वैसे तो ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है हमारे पास इनिशियल टेंजेंट मॉड्यूलस, क्या होता है, एक इनिशियल टेंजेंट मॉड्यूलस, एक होता है हमारे पास सेकेंड मॉड्यूलस, और एक हमारे पास होता है टेंजेंट मॉड्यूलस। मेनली हम यूज करते हैं सेकेंड और इनिशियल टेंजेंट। इनिशियल टेंजेंट का सिंबल क्या है, EIT, और इसका सिंबल है ES, और इसका सिंबल है ET। ये दोनों हमारे नॉन लीनियर जोन, मतलब इलास्टिक नहीं, प्लास्टिक जोन के लिए डिफाइंड है, और जो इनिशियल टेंजेंट है ये हमारे पास इलास्टिक जोन के लिए डिफाइंड है। क्लियर। साथ में यहां पर जो EIT है यही शॉर्ट टर्म मॉड्यूलस भी कहलाता है, और इसी को हम डायनामिक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। और जो ES है ये प्लास्टिक जोन का है, तो इसमें क्रीप आएगा, क्रीप आएगा मतलब ये लॉन्ग टर्म लोडिंग कंडीशन वाला है, इसलिए इसे लॉन्ग टर्म मॉड्यूलस भी बोलते हैं। तो चाहे कोई सा भी यंग मॉड्यूलस हो, उसके लिए जो हम टेस्ट करते हैं, कंप्रेशन टेस्ट नहीं करते, स्प्लिट टेस्ट नहीं करते, टेंशन टेस्ट नहीं करते, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट के द्वारा हम यंग मॉड्यूलस पता करते हैं। तो डायनामिक मॉड्यूलस कैसे पता करते हैं, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। इसमें यह भी ध्यान रखना है, जब हम टेस्टिंग की बात करते हैं तो टेस्ट भी हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारे पास डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, जिसमें जो स्पेसिमेन है उसकी आइडेंटिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और एक हमारे पास होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, जिसमें हम जिस पे टेस्टिंग करेंगे स्पेसिमेन की उसमें उसकी आइडेंटिटी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। ठीक है, जो हमारे पास एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसके बनने के पहले हम डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करेंगे, और उसके बनने के बाद हम किसी भी टाइम पर हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कर सकते हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में कई सारे टेस्ट आते हैं, सबसे मेन तो आपको ध्यान रखना है जो आता है वो आता है सिमिट रिबाउंड हैमर टेस्ट, सिमिट रिबाउंड हैमर टेस्ट। साथ में इसमें ध्यान रखना है एक आता है जो भी हमने नाम समझा, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। साथ में इसमें पुल आउट टेस्ट आता है, पुल आउट टेस्ट के बाद पेनिट्रेशन टेस्ट आता है, प्रोब पेनिट्रेशन टेस्ट भी इसको बोलते हैं। यहां पर जो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है इसमें एक कोर टेस्ट आता है, और जो हम कंक्रीट पे टेस्ट कर रहे हैं क्रशिंग टेस्ट, ये सब इसमें आते हैं। जो हम स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट कर रहे हैं वो भी इसमें आता है, स्प्लिट सिलेंडर क्यूब में जो टेस्ट हो रहे हैं। साथ में यहां पर क्यूबिकल टेस्ट जितने भी हो रहे हैं कंक्रीट पर,
इसमें जो हमारे पास 1/3 पॉइंट लोड टेस्ट है और साथ में जो जिसको एक और नाम है 2 पॉइंट लोड टेस्ट, ये भी हमारे पास किस में आता है, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में आता है। क्वेश्चन ये पूछते हैं मेनली कोर टेस्ट किस में आता है, तो कोर टेस्ट डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के अंदर आता है। इतना हमें यहां पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है एफ्लोरेसेंस इन ब्रिक इज कॉजेस ड्यू टू। चलिए बात करते हैं। तो एफ्लोरेसेंस इन द ब्रिक्स इज कॉज ड्यू टू, ये तो हम लोग अभी तक पिछले सेशनों में कई बार डिस्कशन कर भी चुके हैं कि ये मैं रट भी गया होगा कि एफ्लोरेसेंस जो है वो हमारे पास किसके वजह से होता है। जनरली हमारे जो हमारा क्ले अर्थ होता है, जो ब्रिक अर्थ होता है हमारा, उसके अंदर अगर सॉल्ट की मात्रा ज्यादा होती है तो वो हमारे पास पानी के कंटेंट में आने के बाद या ब्रिक के पानी के कंटेंट में आने के बाद वो वहां से डिसॉल्व होना चालू होता है, तो बाहर निकलना चालू करता है, उसकी वजह से व्हाइट स्टेनिंग होती है। उसी को एफ्लोरेसेंस कहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो प्रेजेंस ऑफ, इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट इन द पेरेंट क्ले, ये बात सही है। हाई पोरोसिटी ऑफ द ब्रिक की वजह से क्या एफ्लोरेसेंस होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। हाई कंटेंट ऑफ सिल्ट इन द ब्रिक क्ले, इसके वजह से कुछ भी नहीं हो सकता। एक्सेसिव बर्निंग ऑफ द ब्रिक्स, एक्सेसिव बर्निंग ऑफ द ब्रिक्स से क्या हो सकता है, इस पर विचार करें अगर, तो एक्सेसिव बर्निंग ऑफ ब्रिक से हमारे पास जो है वो यहाँ पर बर्निंग प्रोसेस विट्रिफिकेशन स्टेज से भी ऊपर चला जाए, विट्रिफिकेशन स्टेज से भी ऊपर चला जाए, तो ऐसे में ब्रिक जो है वो हमारे पास मेल्ट होना चालू हो जाती है। क्या चालू होती है, मेल्टिंग होना चालू हो जाती है, जो कि क्या क्रिएट कर सकती है, वार्पिंग क्रिएट कर सकती है, और साथ में हमारे पास ट्विस्टिंग क्रिएट कर सकती है। तो ये कब होता है एक्सेसिव बर्निंग ऑफ ब्रिक, जब हमारे पास टेम्परेचर 1100 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाए। कब चला जाए टेम्परेचर, 1100 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाए, तब हमारे पास विट्रिफिकेशन से भी हम ऊपर चले जाएंगे, तो हमारे पास ब्रिक्स जो है वो मेल्ट होना चालू हो जाएगी। ब्रिक्स के बारे में एक चीज पता होना चाहिए कि ब्रिक्स के अंदर हम कई तरह के बॉन्ड यूज करते हैं, जिसमें से एक कहलाता है हमारे पास स्ट्रेचर बॉन्ड। और स्ट्रेचर बॉन्ड के बारे में क्या पता होना चाहिए कि स्ट्रेचर बॉन्ड जनरली हाफ ब्रिक लेंथ की थिकनेस के बराबर का होता है, और इसका पर्पस होता है हमेशा पार्टीशन वॉल बनाने में, पार्टीशन वॉल बनाने में काम आता है। एक होता है हेडर बॉन्ड, और हेडर बॉन्ड की जो थिकनेस होती है वो हमारे पास 1 ब्रिक लेंथ के बराबर होती है, जहां पर हम इसका यूज जो है वो आउटर बाउंड्री वॉल के केस में कर सकते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि अगर इसमें अगर लोड आता है, लोड इन डायरेक्शन ऑफ वॉल, लोड इन डायरेक्शन ऑफ वॉल अगर आता है, तो ये अच्छे से उसको हैंडल नहीं कर सकता, बात ध्यान रखिएगा। अगली बात करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक बॉन्ड है विच इज रेफर्ड एज द इंग्लिश बॉन्ड। तो इंग्लिश बॉन्ड के अंदर जो थिकनेस होती है वो हमारे पास 1 या फिर 1.5 या फिर 2 या 2.5, कितने भी लेंथ तक हम इसको लेके जा सकते हैं। और इंग्लिश बॉन्ड की खासियत है कि यहां पर हमारे पास ऑल्टरनेट कोर्स बनता है। क्या बनता है, ऑल्टरनेट कोर्स बनता है, ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ किसका, स्ट्रेचर और हेडर का। एक स्ट्रेचर एक हेडर, एक स्ट्रेचर एक हेडर, एक स्ट्रेचर एक हेडर, ऐसे बनता चला जाता है, जिसमें ध्यान रखिएगा कि इसकी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, जिसमें कि हमारे पास अगर दीवार ऐसी है जिसमें थिकनेस 1 2 3 ब्रिक लेंथ इतनी जैसी है, तो ऐसे में जो हमारे पास आगे और पीछे तरफ जो फेस होते हैं, उन दोनों ही फेसेस में आपको स्ट्रेचर आगे दिखाई देगा तो पीछे भी स्ट्रेचर ही दिखाई देगा। जिस वाले लेयर में आपको स्ट्रेचर दिखाई देगा उसी में पीछे भी स्ट्रेचर दिखाई देगा, और जहां पर हेडर दिखाई देगा वहीं पर आपको पीछे तरफ हेडर ही दिखाई देगा। लेकिन अगर थिकनेस हमारे पास वॉल की 1.5 2.5 3.5 ऐसी अगर हमारे पास थिकनेस होती है वॉल की, तो सामने अगर स्ट्रेचर दिखाई दे रहा है तो पीछे आपको हेडर दिखाई देगा, और अगर सामने हेडर दिखाई दे रहा है तो पीछे स्ट्रेचर दिखाई देगा। उसी लेयर में ऐसा हमारे पास जो है वो अरेंजमेंट जमता है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें जो कि पता होनी चाहिए। इसके अलावा बात आती है हमारे पास फ्लेमिश बॉन्ड की। तो फ्लेमिश बॉन्ड सिंगल फ्लेमिश डबल फ्लेमिश दोनों तरह के होते हैं। अभी सिर्फ हमें जानना है कि हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या है, तो दिस इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर, डी हमारे पास जो है वो आंसर करेक्ट निकल कर आएगा। आगे बात करते हैं, ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट।
देखिए क्वेश्चन बच्चों पाइप फ्लो से है, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर काफी अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि अगर हम पाइप को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हेड बूस्ट होगा, और पंप को अगर पंप ऑपरेट कर रहा है सीरीज में, पंप पर पाइप पर नहीं है, तो पंप को अगर पैरेलल में लगाएंगे तो हेड बूस्ट होगा, और पंप को अगर हम सीरीज में लगाएंगे तो डिस्चार्ज बूस्ट होगा। वहीं पर अगर पंप को सीरीज में लगाएंगे तो हेड बढ़ेगा, और पंप को अगर पैरेलल में लगाएंगे तो डिस्चार्ज बूस्ट होगा। कैसे भी लगा लें डिस्चार्ज ही बढ़ेगा, और कैसे भी लगा लें हेड ही बढ़ेगा। इसको समझते हैं। अगर हम पंप को सीरीज में लगाएं, ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे पास हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है जनरल सीरीज। अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो इस वाले पंप से जो डिस्चार्ज है वो Q1 है, यहां से Q2 है, यहां से Q3 है, और इसमें जो एनर्जी लॉस हो रहा है हेड लॉस, वो HF1 HF2 और HF3 है। तो हमें क्या पता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो डिस्चार्ज होता है वो सभी में सेम होता है, ठीक है, और जो हेड लॉस होता है वो ओवरऑल क्या हो जाता है, HF1 प्लस HF2 प्लस HF3। जो हेड लॉस है वो बढ़ जाता है। वहीं पर अगर हम पैरेलल में लगाएं, जैसे हमारे पास एक पंप ये है, दूसरा पंप ये है, और तीसरा पंप ये है। अब यहां पर अगर हमने इसमें जो कनेक्शन किए वो पैरेलल में करे, कैसे करे कनेक्शन, पैरेलल में, तो ऐसे केस में जो हमारे पास यहां पर डिस्चार्ज आएगा और एनर्जी लॉस आएगा उसके बारे में हमें समझना है। तो मान लेते हैं हम इसमें जो डिस्चार्ज है वो Q1 है, यहां पर Q2 है, यहां पे Q3 है, यहां पे एनर्जी लॉस HF1 है, यहां पे एनर्जी लॉस HF2 है, यहां पे HF3 है। तो जो डिस्चार्ज होता है Q जो होता है वो इसमें सब में एड ऑन हो जाएगा, डिस्चार्ज बढ़ जाएगा, और जो एनर्जी लॉस है दो पॉइंट के बीच में वो हमेशा सभी के बीच में एनर्जी लॉस क्या रहेगा, सेम रहेगा। इससे अगर हम ध्यान से देखें इन दो इक्वेशन को, हमें क्या समझ में आ रहा है कि जब हमने पैरेलल में लगाया तो क्या बढ़ गया, डिस्चार्ज। अगर इसका डिस्चार्ज Q है, इसका भी Q है, इसका भी Q है, तो यहां से हमें कितना मिल गया, 3Q मिल गया, 3 टाइम्स मिल गया, और इसमें डिस्चार्ज वही का वही रहेगा। पर एनर्जी लॉस अगर इसमें H है, इसमें H है, इसमें H है, तो यहां पे दो पॉइंट के बीच में जो एनर्जी लॉस होगा वो कितना हो गया, 3H हो गया। मतलब अगर पंप को सीरीज में लगा रहे हैं तो क्या बूस्ट हो रहा है, हेड बूस्ट हो रहा है, और पैरेलल में लगा रहे हैं तो डिस्चार्ज बूस्ट हो रहा है। तो इसको समझते हैं, अगर पंप को सीरीज में लगाएंगे तो हेड बूस्ट होगा, सही बात है, और पंप को अगर पैरेलल में लगाएं तो डिस्चार्ज बूस्ट होगा, यानी बी विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ड्राफ्ट ट्यूब एट द एग्जिट ऑफ ए रिएक्शन टरबाइन यूज्ड फॉर हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट इज। जो ड्राफ्ट ट्यूब हम प्रोवाइड करते हैं, कहां पे प्रोवाइड करते हैं, टेल वाटर पे, ठीक है, एग्जिट पर जब हम प्रोवाइड करते हैं, एग्जिट ऑफ द रिएक्शन टरबाइन, सो वो वाटर सरफेस के ऊपर या नीचे हो सकती है टरबाइन की यूनिट स्पीड के आधार पे। अगला ऑप्शन है हमेशा वाटर सरफेस के ऊपर होगी, अगला पानी में डूबी हुई होगी, और आपका जो है मे बी एदर और अबाव, ऊपर नीचे कहीं भी हम कर सकते हैं। तो एक जनरल यहां पे स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ये हमारे पास यहां पर क्या है, हेड अवेलेबल है, इतना हमारे पास रिजर्वायर है, तो यहां से पैन स्टॉक के माध्यम से इसमें क्या हो रहा है, फ्लूइड यहां पे एंटर कर रहा है, ठीक है, और यहां पर कहां जा रहा है, टरबाइन में जा रहा है। जब टरबाइन में यहां पे डिस्चार्ज गया तो इसके बाद ये टरबाइन हो गया हमारा, और टरबाइन के एंड पर हम यहां पे क्या प्रोवाइड करते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब जो होता है वो एक टेपर्ड बैंड टेपर्ड पाइप होता है, बड़ा सा पाइप होता है, टेपरिंग होता है, और साथ में बैंड होता है, बैंड ट्यूब होती है, जहां पे इसका इनलेट पॉइंट पर एरिया कम होता है और आउटलेट पर एरिया या डायमीटर ज्यादा होता है। तो यहां पर क्या होता है, जो ड्राफ्ट ट्यूब है ये हमेशा वाटर लेवल से कहां है, नीचे है, मतलब ऑलवेज इमर्ज्ड इन दी वाटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी। जो ड्राफ्ट ट्यूब है ये हम मेनली क्यों प्रोवाइड करते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब हम मेनली प्रोवाइड करते हैं, हम एरिया बढ़ा रहे हैं, तो शुरुआत में जो वेलोसिटी आ रही है वो बहुत ज्यादा है, तो लॉस जो होगा, एनर्जी लॉस जो हम जानते हैं वो वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो लॉस ज्यादा होगा, तो हम एरिया बढ़ाकर वेलोसिटी कम कर रहे हैं, वेलोसिटी कम करने से लॉस कम होगा, तो हम मेनली लॉस को रिड्यूस करने के लिए ड्राफ्ट ट्यूब प्रोवाइड करते हैं एग्जिट पर। So it is a conduit which connect the runner exit to the tail race where water is being finally discharged from turbine, जहां से टरबाइन से पानी बाहर आता है। ड्राफ्ट ट्यूब एग्जिट पे दिया जा रहा है, इसलिए हमेशा पानी के अंदर इमर्ज रहेगा,
और इसका फंक्शन क्या है? द प्राइमरी फंक्शन जो है वो वेलोसिटी को रिड्यूस करना है, ताकि हम जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस जो होना है v²/2g से, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, उसको मिनिमाइज कर पाए। तो काइनेटिक एनर्जी के लॉस को मिनिमाइज करने के लिए ड्राफ्ट ट्यूब प्रोवाइड करते हैं एग्जिट पर, विच इज ऑलरेडी और ऑलवेज इमर्स्ड इन दी वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, Which of the following compounds of Portland cement reacts immediately with the water and set early? तो हमारे पास जो ये अलग अलग हमारे कंपाउंड्स हैं, इन कंपाउंड्स के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि इनका क्या प्रपोर्शन है, क्या इन्हें कहा जाता है। तो डाई कैल्शियम सिलिकेट जब हम बात कर रहे हैं तो हम C2S की बात कर रहे हैं। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट की जब हम बात कर रहे हैं तो हम C4AF की बात कर रहे हैं। जब हम ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की बात कर रहे हैं तो हम C3A की बात कर रहे हैं। और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है जब हम C3S की बात कर रहे हैं। C2S के बारे में हमें ये अभी तक पता हो जाना चाहिए कि इसका प्रोपोर्शन कितना होता है, तो लगभग ये 25 से 40% के बराबर होना चाहिए। वहीं पर C3S हमारे पास लगभग 25 से 50% के बराबर होना चाहिए। When it comes to the case of हमारे पास C3A, तो C3A लगभग हमारे पास 8 से 14% तक, सॉरी, हमारे पास ये लगभग जो है वो 6 से 10% तक के बीच में होना चाहिए। और वहीं पर C4AF की बात करें तो ये 8 से 14% तक की रेंज में जाता है। ठीक है, व्हेन यू टॉक अबाउट दी, हमारे पास इन सबके अलग अलग नाम हैं अगर, तो इन सभी के नाम जो है वो हमारे पास क्या पढ़ते हैं, वी कॉल देम एज एलाइट, बेलाइट, सेलाइट और फेलाइट। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर जो है वो अलग अलग नाम से इन्हें जाना जाता है। ये हमें पता होना चाहिए कि इन्हें कैसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक चीज जो है वो इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि भाई ये क्या कराते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो C2S के लिए क्या होना चाहिए, प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ। क्या होना चाहिए, प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ होना चाहिए। ठीक है, अगर ध्यान रख पाए तो। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेरेट के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, यहां पर फ्लैश सेटिंग तो है ही है, फ्लैश सेटिंग तो है ही है, और साथ में इसकी है पुअरेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी, पुअरेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी है इसकी। When you talk about these ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, तो ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट में हमें क्या पता होना चाहिए कि इसके रिगार्डिंग इसका पर्पस होता है फ्लैश सेटिंग का। एक तो ये कराता है फ्लैश सेटिंग, और साथ में हमारे पास ये फर्स्ट वन टू रिएक्ट बनता है, फर्स्ट वन टू रिएक्ट। वहीं पर इफ यू टॉक अबाउट दी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट में हमें पता होना चाहिए कि ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसका फंक्शन है वो है अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किस लिए होता है ये, अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर हम यहां पर देखें, हमारे पास यहां पर पूछा है रिएक्ट इमीडिएटली विथ वाटर एंड सेट अर्ली, तो फ्लैश सेटिंग करा रहा है, फर्स्ट वन टू रिएक्ट है, कौन हो जाएगा, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, C इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट डिफर विद द एज ऑफ द कॉन्क्रीट। देखिए यहां पे पूछा है जो कंक्रीट की एज है, कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो एज के साथ में कैसे डिफर करती है। तो इसमें समझना है कि जो कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एज ऑफ द लोडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो स्ट्रेंथ है वो कई सारे पैरामीटर पे डिपेंड करती है, कंक्रीट की प्रोपोर्शनिंग पे, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो पे। बट अब्राहम्स लॉ ये बोलते हैं कि जो स्ट्रेंथ है कंक्रीट की वो सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस्ड होती है वो वाटर सीमेंट रेशियो से होती है, और वाटर सीमेंट रेशियो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पैरामीटर पे, एन नंबर ऑफ पैरामीटर पे डिपेंड करती है, उसमें से एक कौन है, एज। तो अभी हमसे एज का पूछा है, इसलिए एज पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सही आंसर क्या होगा, ए आंसर, इंक्रीजेस। बट इसमें एक पॉइंट आपको समझना है कि ऐसा होता क्यों है। तो आप ये समझना है, जितने भी हमारे पास ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट हैं, ठीक है, जितने भी हमारे पास ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट है, तो कॉन्क्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो तो किससे आती है, डिराइव्ड फ्रॉम कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट सभी में वही है, हाँ प्रोपोर्शन क्वांटिटी सब में अलग अलग होगी, M5 से लेकर M100 तक। और जो स्ट्रेंथ आती है शुरुआत में वो C3S से कारण आती है, लेटर स्टेज पे जो आती है वो C2S से आती है।
C3S मेनली 28 डेज के अंदर डेवलप हो जाता है, C2S धीरे धीरे डेवलप होता है। तो स्ट्रेंथ धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है। शुरुआत में जो स्ट्रेंथ मोस्ट ऑफ आती है वो C3S से जितनी आनी होती है वो 28 डेज के अंदर आ जाती है। मतलब इनिशियल स्ट्रेंथ किसके कारण है? C3S, और प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ C2S। अब अगर इसमें हम ग्राफ समझें तो जैसे दुनिया में जितने भी इंसान आए हैं सभी का अंतिम सत्य क्या है कि सभी को उसके पास जाना है और सब वहीं पे जाएंगे। ऐसे जितने भी हमारे कॉन्क्रीट हैं, अगर चाहे आप M5 की बात करो, चाहे आप M40 की बात करो, चाहे आप M80 की बात करो, सबकी जो हमारी अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो सबकी सेम होती है। ठीक है, ये हमारे पास अल्टीमेट स्ट्रेंथ है और ये ग्राफ यहां पर जाने के बाद एजिम्प्टोटिक हो जाता है। मतलब कैसा हो जाता है? पैरेलल हो जाता है। एजिम्प्टोटिक ग्राफ यहां पर देखने को मिलता है, मतलब पैरेलल। मतलब किसी भी, ये जो है ये इनफाइनाइट टाइम है, ये टाइम है यहां पर, और ये हमारा स्ट्रेंथ है, और ये जो है ये जितने भी कॉन्क्रीट हैं ये सबकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। मतलब हर कॉन्क्रीट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होती है? सेम। पर सर फिर हम तो अलग अलग कॉन्क्रीट बोलते हैं, किसी को हम M5 बोलते हैं, किसी को ये बोलते हैं, तो वो अंतर कहां पे? अंतर ये कि कहीं ना कहीं 28 डेज भी होगा। तो जो सभी कॉन्क्रीट हैं उनकी 28 डेज स्ट्रेंथ जो होती है वो अलग अलग होती है। अगर इससे हम लाइन ड्रॉ करें, अब अगर मान लो ये 20 पे कॉन्साइड करा, ये वाला मान लो 40 पे करा, और ये वाला मान लो 60 पे करा, तो इसी का नाम हमने M60 रख दिया, इसी का नाम हमने M40 रख दिया, और इसी का नाम हमने M20 रख दिया। मतलब जैसे रेस होती है, मतलब 10 लोग रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जब रेस चालू होगी तो जो 10 के 10 लोग हैं वो एक इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, और जो लास्ट पॉइंट होगा वहां तक भी 10 लोग पहुंचेंगे। बट फिर भी रेस का विजेता एक ही आदमी को बोला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भागना का जो रेट है, जो पहला जो रैंक 1 आया, जो टॉप पोजीशन में आया, वो आपका सबसे तेज भागा। ठीक है, जो दूसरे नंबर पे आया उसका जो रेट था वो थोड़ा कम था। यानी कॉन्क्रीट के अंदर अल्टीमेट स्ट्रेंथ सबकी सेम है, बट जो रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ है वो सब में अलग अलग है। M5 का रेट ऑफ स्ट्रेंथ सबसे कम होगा, M40 का थोड़ा ज्यादा होगा, M100 का सबसे ज्यादा रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ होगा। तो 28 दिन में वो 80 कवर कर लेगा, या 28 दिन में M100 की स्ट्रेंथ कवर कर लेगा। ये सब में डिफर करता है। इसमें हमें यह भी ध्यान रखना है, अलग अलग एज पर हमसे कॉन्क्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है वो 28 डेज के रिस्पेक्ट में कितना परसेंटेज हो जाती है इन रेफरेंस टू 28 डेज स्ट्रेंथ। तो अगर यहां पे हमसे एज पूछें तो इसमें हम समझेंगे, अगर हमसे पूछा गया कि हमसे पूछ रहे हैं 1 डे पे बताओ, साथ में हमसे पूछ रहे हैं 3 डेज पर बताओ, फिर हमसे पूछा है 7 डेज पर हमसे पूछा है, फिर हमसे 14 डेज पे पूछा है, फिर हमसे 28 डेज पे पूछा है, और फिर हमसे 3 मंथ पे पूछा है। तो इस पर भी कई सारे एग्जाम में फ्रिक्वेंट क्वेश्चन यहां से आते हैं। तो इसमें अगर 1 डे पे पूछा है तो जो स्ट्रेंथ होती है वो लगभग हमारे पास होती है 14% के आसपास, 14%, इसको ये होती है लगभग 16%। यहां पर जो 3 डे पे होती है वो लगभग होती है हमारे पास 40%, ये 16%, ये 40%। 7 डेज पे जो होती है वो लगभग 65% होती है। 14 डेज पे जो होती है वो लगभग 90% होती है, और 28 डेज पे होती है वो 99% होती है, और जो 3 मंथ पे होती है वो 115% होती है। अभी जितनी भी स्ट्रेंथ है अलग अलग डेज पे, इट इज ऑन रिस्पेक्ट ऑफ 28 डेज। मतलब अगर क्वेश्चन आ रहा है कि 1 डे की स्ट्रेंथ का रेशो, 1 डे की स्ट्रेंथ का रेशो 28 डेज पे बताओ, तो आंसर सीधे 16 हो जाएगा। 3 डे की बताओ 28 पे तो 40, 7 डे की बताओ 28 पे 65, 14 डे की बताओ 28 पे 90, 28 डे की बताओ खुद से तो 100% लगभग 99, और 3 मंथ की बताओ 28 से तो 115%। पर कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछ लिया 7 डे की स्ट्रेंथ और साथ में 14 डे की स्ट्रेंथ का रेशियो बताओ, तो अब कैसे करेंगे? तो 7 डे की स्ट्रेंथ हमारे पास कितनी है? 65, तो हम यहाँ पे 65 का परसेंट रखेंगे, और यहाँ पे 14 डे की स्ट्रेंथ हमारे पास कितनी है? 90, तो हम यहाँ पे 65/90 रख देंगे। तो आंसर जो आएगा वो 65/90 को आप सिंप्लीफाई कर लो, वो हमारा 7 और 14 डे की स्ट्रेंथ का रेशियो आ जाएगा। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मेन ध्यान रखना है, कॉन्क्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो एज के साथ में क्या होती है? बढ़ती है।
ठीक। और क्यूरिंग की टेक्निक जो है, क्यूरिंग भी उसको इम्पैक्ट करता है, एग्रीगेट सीमेंट रेशो करता है, प्रोपोर्शनिंग करता है, वाटर सीमेंट रेशो करता है, कई सारे पैरामीटर करते हैं। ठीक है, तो सबसे मेन इन्फ्लुएंशियल पैरामीटर कौन है स्ट्रेंथ में? वाटर सीमेंट रेशो। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, स्टीम क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट। चलिए बात करते हैं स्टीम क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट इज अडॉप्टेड फॉर। तो स्टीम क्यूरिंग को एक और भी नाम दिया जाता है, और वो नाम है स्टीम क्यूरिंग का एक और नाम दिया जाता है, इसे कहा जाता है एक्सीलरेटेड क्यूरिंग। क्या कहते हैं इसको? एक्सीलरेटेड क्यूरिंग। एक्सीलरेटेड क्यूरिंग भी इसे कहा जाता है। क्या कहता है एक्सीलरेटेड क्यूरिंग के अंदर? यहां पर जनरली टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है हाई, टेम्परेचर नियर अबाउट 95 डिग्री सेल्सियस, 95 टू 100 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कराया जाता है, और एंड हाई प्रेशर मेंटेन कराया जाता है, एंड हाई प्रेशर मेंटेन कराया जाता है, जिससे हम क्या करा पाते हैं? जिससे हम बहुत तेजी से हम स्ट्रेंथ डेवलपमेंट करा पाते हैं। जो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट है, स्ट्रेंथ का जो रेट है वो हमारे पास बढ़ जाता है, जो हमें कहाँ चाहिए होता है? प्रीकास्ट स्ट्रक्चर में चाहिए होता है। जब बात करते हैं कॉलम्स की, तो कॉलम्स में क्यूरिंग का जो मेथड है वो सबसे बेस्ट निकल कर आता है हमारे पास गनी बैग्स की मदद से। गनी बैग्स की मदद से हम जो है वो इनके ऊपर लपेट कर, बीम्स के लिए भी द सेम मेथड, गनी बैग्स की मदद से हम इनको जो है वो क्या कर सकते हैं? लपेट कर इनको जो है वो हम हमेशा वेट रख सकते हैं, जिससे कि हमारे पास मॉइस्चर का इवेपोरेशन ना हो। वॉल्स के केसेस में व्हाट इज गोइंग टू बी डन इज, हमारे पास या तो हम मेम्ब्रेन क्यूरिंग करा दें, या तो हम मेम्ब्रेन क्यूरिंग करा दें, या फिर हमें पानी को स्प्रे ही करना पड़ेगा, नो अदर एनी अदर टेक्निक। अच्छा, ये जो चीज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कंक्रीट के बारे में, तो कंक्रीट का हमारे पास एक पूरा का पूरा जो ऑर्डर बनता है, सबसे पहले हमें कंक्रीट के अंदर बैचिंग करानी पड़ती है। ठीक है, फिर बैचिंग कराने के बाद हमें करानी पड़ती है कंक्रीट की मिक्सिंग, और मिक्सिंग कराने के बाद कंक्रीट की होती है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टिंग, ट्रांसपोर्टिंग के बाद कंक्रीट की होती है प्लेसिंग, और प्लेसिंग के बाद कंक्रीट का होता है कॉम्पेक्शन, और कॉम्पेक्शन के बाद कंक्रीट की होती है क्यूरिंग, और इसके बाद हमारे पास हम सरफेस को प्रॉपरली फिनिश कराते हैं, तो होती है फिनिशिंग, एस्थेटिकली अच्छा दिखाने के लिए। तो बात करते हैं जब बैचिंग कराते हैं, तो बैचिंग में हमारे पास जो हमारे पास एरर हो सकता है वो है ±3% ऑफ क्वांटिटी। इतना हमारे पास परमिसिबल है कि जितना भी क्वांटिटी हमें चाहिए उससे ±3% की क्वांटिटी में अगर कोई वेरिएबल हमारे पास आए, या हमारे पास कुछ चीजें कम या ज्यादा हो जाए, ±3% के अंदर उसे कंसिडरेबल किया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं रखा जाता। मिक्सिंग के दौरान जब हम हैंड मिक्सिंग कराते हैं, तो हैंड मिक्सिंग में ध्यान रखते हैं कि थोड़ा सीमेंट ज्यादा चाहिए पड़ेगा, तो हैंड मिक्सिंग में हम 10% एक्स्ट्रा सीमेंट लेके चलते हैं, एक्स्ट्रा सीमेंट लेके चलते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, ट्रांसपोर्टेशन के बाद जब वी गो इनटू दी प्लेसिंग, और प्लेसिंग का जब कॉम्पेक्शन की बात करते हैं, तो कॉम्पेक्शन में ध्यान रखा जाता है कि कॉम्पेक्शन प्रॉपर हो, वरना अगर हमारे पास 5%, अगर हमारे पास 5% भी वॉइड छूट जाते हैं, अगर टोटल वॉल्यूम के स्प्रेड में 5% वॉइड भी छूट जाते हैं, तो इसका मतलब हमारे पास 30% स्ट्रेंथ में रिडक्शन देखने को मिलता है। ध्यान रखेगा इस बात का। इफ यू गो ऑन टू द क्यूरिंग, तो क्यूरिंग अभी हम लोगों ने पढ़ा, अगला है हमारे पास फिनिशिंग। तो ध्यान रखिएगा, हमारे पास हमें ध्यान का रखना है कि स्टीम क्यूरिंग जो है वो किसके लिए अडॉप्ट की जाती है? प्रीकास्ट मेंबर्स के लिए अडॉप्ट की जाती है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ कैरियर इन पेंट। तो व्हाट डज अ कैरियर रेफर्स टू? कैरियर का मतलब होता है व्हीकल, कैरियर का मतलब होता है व्हीकल, और इसका पर्पस क्या होता है? ये एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है। क्या करता है? ये एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है। इसी को बाइंडर भी कहा जाता है, क्योंकि ये बाइंडिंग का काम कराता है। और इसी के साथ साथ ये हमारे पास हमारे पेंट को ज्यादा एरिया में स्प्रेड कराने में मदद करता है। तो जितने भी हमारे पास यहाँ पे ऑयल लिखे हैं, ये एडिबल ऑयल है सारे के सारे, एलमंड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, या फिर हमारे पास ऑलिव ऑयल। लेकिन लिंसिड ऑयल जो होता है हमारे पास, ये हमारे पास यूज होता है फॉर दी व्हीकल और कैरियर। तो ध्यान रखिएगा जरा, लिंसिड ऑयल जो है वो हमारे पास जनरली डेलिकेट वर्क्स के लिए काम आता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, तो डेलिकेट वर्क्स में जनरली काम आ जाता है। बात ध्यान रखिएगा,
अगर हमने लिंसिड ऑयल को बॉयल करा दिया तो हमारे पास ये बन जाएगा बॉयल लिंसिड ऑयल या फिर डबल बॉइल्ड लिंसिड ऑयल। ध्यान रखिएगा, हमारे पास ये करने से एक तो क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आ जाता है, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आ जाता है, और साथ में जो ड्राइंग है वो हमारे पास क्विक हो जाती है, ड्राइंग जो है वो क्विक हो जाती है। इसके अलावा और भी अलग अलग तरह के ऑयल यूज होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बात करते हैं, जैसे कि पॉपी ऑयल की बात कर लेते हैं। तो पॉपी ऑयल जो होता है ये थोड़ा सा स्लोली ड्राई होता है, स्लोली ड्राई होता है, लेकिन इसके साथ ये हमारे पास जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। क्या होता है? लॉन्ग लास्टिंग होता है। इसकी वजह से कलर जो होता है हमारे पेंट का वो बहुत लंबा चलता है, तो लॉन्ग लास्टिंग है ये, लॉन्ग लांजिंग नहीं, लॉन्ग लास्टिंग है। ठीक है। इसके अलावा एक होता है हमारे पास हमारा टंगस्टन ऑयल, और टंगस्टन ऑयल जो है वो हमारे पास क्वालिटी वाइज बेस्ट होता है, क्वालिटी जो है वो इसकी बेस्ट निकल कर आती है, थोड़ा सा महंगा होता है, कॉस्टलियर होता है, लेकिन पेंट को वाटरप्रूफ बना देता है, क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। एक ऑयल होता है विच इज बेसिकली रेफर्ड एज द नट ऑयल। तो नट ऑयल जो है वो हमारे पास इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, नॉट वेरी ड्यूरेबल, ड्यूरेबल नहीं है ये। सबसे ड्यूरेबल होता है हमारा टंगस्टन ऑयल, फिर हमारे पास हमारा डबल बॉइल्ड लिंसिड ऑयल, और फिर बात आती है हमारे पास हमारे अदर ऑयल्स की। सो नॉट वेरी ड्यूरेबल, और हमारे पास जो है ये अगर बात करें तो बहुत लाइटर इन कलर होता है, लाइटर इन कलर होता है, सिर्फ हमारे पास इंफीरियर क्वालिटी ऑफ वर्क में ही काम में लिया जा सकता है। इंफीरियर क्वालिटी की बात चलेगी तभी इसको काम में लिया जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां से? बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर? देखिए क्वेश्चन है डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर रेक्टेंगुलर लेमिना विच इज वर्टिकली इनसाइड द वाटर ऑफ हाइट एज। इसमें ध्यान रखेंगे, अगर हमारे पास ये फ्री सरफेस है और यहां पर ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, इसकी विड्थ हमने मान लिया b, और इसकी जो हाइट है वो हम मान लेते हैं h। तो हमसे क्या बोला है? सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर एक वह पॉइंट होता है जहां पर टोटल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फोर्स जहां से पास होता है। अब इसकी जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है इसे हम क्या बोलते हैं? एच बार सीपी। तो एच बार सीपी का फॉर्मूला होता है आई जी एक्स एक्स, वर्टिकल सरफेस है तो साइन 0 डिग्री का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर, अपॉन ए एच बार प्लस एच बार। अब एच बार क्या होता है? जो सेंट्रॉइड है इसका, वहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम एच बार बोलते हैं। तो एच बार कितना होगा? हाइट का हाफ, रेक्टेंगल में एच बार एच बाई 2 हो जाएगा। आई जी एक्सेस कितना होगा? बी एच क्यूब डिवाइडेड बाई 12, साइन 0 1 हो जाता है, 1 का स्क्वायर, ये यहाँ पे साइन 90 आएगा, 0 नहीं, तो साइन 90 हो जाता है 1, 1 का स्क्वायर 1, अपॉन एरिया ये आ जाएगा बेस विड्थ इनटू हाइट, साथ में एच बार हो जाएगा एच बाई 2 और प्लस ये एच बाई 2 और आ जाएगा। अब इसमें सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें b से b तो ये कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, 6 टाइम्स h से ही गया तो यहाँ पे एक h बचेगा, तो कितना आ गया? h बाई 6 प्लस h बाई 2, तो हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 6, तो ये आ गया h और ये आ गया 2 3 तो यहाँ पर आ गया 3h, तो ये आ गया हमारे पास 4h बाई 6, यानी ये वैल्यू कितनी हो गई? 2h बाई 3। मतलब जो सेंटर ऑफ प्रेशर है उसकी टॉप से हाइट कितनी हो गई? 2h बाई 3। इसको ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली कि अगर इसका हम प्रेशर डायग्राम बनाएं तो प्रेशर डायग्राम यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे जो प्रेशर बनेगा वो कितना बनेगा? रोजी एच, ठीक है, ये वाला प्रेशर। तो अब जो प्रेशर डायग्राम है उसका जहां सेंट्रॉइड होता है वहीं पर हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर बनता है, जो हमारा आपका प्रेशर डायग्राम का जो वो है। और प्रेशर डायग्राम कैसा है? ट्रायंगल, तो ट्रायंगल की सीजी टॉप से कितनी होती है? 2h बाई 3।
इससे डायरेक्टली रेक्टेंगल में अगर सरफेस फ्री सरफेस से कॉन्साइड कर रही है तो h बार cp डायरेक्टली 2h/3 होगी। आप डायरेक्टली ध्यान रखना है, ट्रिक है इसको समझने की। ये सिर्फ रेक्टेंगल में ट्रिक लगा सकते हैं, बाकी सब में नहीं। अगला इसमें ध्यान रखना, अगर हमसे पूछा जाए कि ट्राइंगुलर सरफेस है और उसकी एपेक्स यहां पर टॉप पे है, अब बताओ ट्राइंगुलर सरफेस है और अगर उसका जो एपेक्स है वो डाउनवर्ड है, और अगर एक सर्क्यूलर सरफेस है जिसका डायामीटर d है और वो भी फ्री सरफेस से कॉन्साइड कर रही है, और इसमें अगर h बार cp पूछा जाए तो इसमें h बार cp होगा 5d/8। ये किसका है? ये सर्कल के लिए हो गया। अब ट्राइंगल है, एपेक्स नीचे की तरफ है, तो इसमें कैसे करेंगे? सबसे पहले इसका निकालते हैं। तो IG एक्सेस कितना होगा? पहले यहां पर हमारे पास h बार cp का फॉर्मूला क्या आएगा? h बार cp बराबर IG एक्सेस। तो इसका जो h बार है, सेंट्रॉइड यहां पर है, तो इसका जो h बार है वो ये बनेगा, और h बार कितना हो गया? 2h/3। तो इसमें IG एक्सेस कितना आएगा? bh³/36 IG एक्सेस इंटू साइन 90 का स्क्वायर अपॉन एरिया कितना होगा? bh/2 और इंटू h बार कितना बनेगा? 2h/3 और प्लस यहां पर आ जाएगा h बार मतलब 2h/3, क्योंकि सेंट्रॉइड उसकी 1/3 पे होती बेस से, तो ऊपर से 2h/3 होगा। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास? दिस विल b से b कैंसल, 2h से ये कैंसल तो h बचेगा, और यहां पर 2 से 2 कैंसल और 3 से ये हो जाएगा हमारे पास 12। तो ये बन गया h/12 और वो बन गया 2h/3। एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, ये 12 हो गया तो ये h हो गया, और ये 3 4 हो गया, 4 2 8 हो गया। तो ये हमारे पास क्या बनेगा? 9h/12, जिसको हम बोल सकते हैं 3h/4। तो अगर ट्राइंगल जिसका एपेक्स ऊपर है फ्री सरफेस पर, उसका सेंट्रॉइड सेंटर ऑफ प्रेशर 3h/4 पे होता है। और इसमें डायरेक्टली ध्यान रखना, इसका जो सेंटर ऑफ प्रेशर है उसको निकालेंगे ऐसे ही, बट इसमें अंतर क्या आएगा? इसका जो सेंट्रॉइड है यानी जो h बार है, इसका जो h बार है वो कितना बनेगा? h/3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ये सब कुछ सेम रखेंगे, bh³/36 अपॉन एरिया bh/2 इंटू h/3 प्लस h/3, क्योंकि इसमें एपेक्स डाउनवर्ड है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आती है h/2। मतलब आपको ध्यान रखना है, अगर रेक्टेंगल में पूछें तो 2h/3, अगर ट्राइंगल में पूछें एपेक्स ऊपर है तो थोड़ा नीचे की तरफ होगी तो 3h/4, एपेक्स नीचे की तरफ है तो थोड़ी पास में होगी तो h/2, और सर्कल में पूछें तो 5d/8, 5 टाइम्स द डायमीटर बाय 8। ये डायरेक्टली आप ध्यान रखना। तो अब यहां पर हमारा जो आंसर है वो कितना हो गया? 2h/3। नेक्स्ट मतलब रेक्टेंगल में 2h/3, ट्राइंगल में अगर ऊपर है तो थोड़ा नीचे होगा तो 3h/4, 3/4, अगर नीचे की तरफ है तो थोड़ी ऊपर होगी तो 1/2, और यहां पर 5d/8। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। The motion of outgoing water from the hole made at midpoint of completely filled open cylindrical tank। एक हमारे पास ओपन सिलेंड्रिकल टैंक है और उस सिलेंड्रिकल टैंक में यहां पर ये पूरा तरीके से फ्लूइड से फिल्ड है, इसमें वाटर फिल्ड ऐसा मान लेते हैं, और इसमें जो बॉटम है यहां पर तले पर हमने एक यहां पर होल कर दिया है। अब जब होल कर दिया तो उस होल में से यहां से क्या हो रहा है? ऐसा वाटर यहां से बाहर आ रहा होगा। तो इस केस में जो फ्लो हो रहा है वो कैसा हो रहा है? क्या वो फोर्स वोर्टेक्स है, क्या वो इरोटेशनल है, क्या वो रोटेशनल है, क्या वो टर्ब्यूलेंट है? तो समझना, जब भी आपका फ्लूइड खुद के सेंटर ऑफ मास, अगर कोई भी फ्लूइड खुद के सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर रोटेट करता है, रोटेट अबाउट ओन सेंटर ऑफ मास, तो ऐसे फ्लो को हम रोटेशनल फ्लो बोलते हैं, जिसमें ओमेगा जो होता है एंगुलर वेलोसिटी वो 0 नहीं होता, खुद के सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमना है। पर अगर वहीं पर नहीं घूम रहा है तो इरोटेशनल फ्लो। अगर फ्लूइड पार्टिकल रोटेट करता है अबाउट एनी अदर एक्सिस, अबाउट एनी अदर एक्सिस, किसी और एक्सिस के अबाउट कर रहा है, खुद के अबाउट नहीं, तो उसको हम वोर्टेक्स फ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोर्टेक्स फ्लो। अब वोर्टेक्स फ्लो जब भी वो परफॉर्म करता है, फ्लूइड किसी भी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो इसमें हो भी सकता है कि वो खुद के अबाउट भी घूमे, तो ओमेगा 0 नहीं होगा।
और हो सकता है वो खुद के अबाउट ना घूमे जब किसी दूसरी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। खुद के अबाउट नहीं घूमेगा बट दूसरे के अबाउट घूम रहा है तो वोर्टेक्स तो है बट इरोटेशनल है। तो ऐसे वोर्टेक्स को हम इरोटेशनल वोर्टेक्स बोलते हैं और इरोटेशनल वोर्टेक्स को फ्री वोर्टेक्स कहा जाता है। वहीं पे जब भी वोर्टेक्स मोशन होगा और फ्लूइड पार्टिकल खुद के अबाउट भी घूम रहा है तो रोटेशनल फ्लो वो होगा, उसे रोटेशनल वोर्टेक्स बोलेंगे। और रोटेशनल वोर्टेक्स जो होते हैं इनका एक और नाम फोर्स्ड वोर्टेक्स भी होता है। अब जब भी आपका फ्लूइड पार्टिकल यहां से ऐसे कहीं भी जाएगा फोर्सफुली तो इसमें वोर्टेक्स फ्लो नहीं हो रहा है क्योंकि वो किसी और के अबाउट नहीं घूम रहा है। बट इसमें क्या हो रहा है, जब वो फोर्सफुली जा रहा है यहां पर तो इसकी वेलोसिटी जनरली क्या है, बहुत ज्यादा है और हाई वेलोसिटी है। तो ऐसे केस में जो फ्लो होगा वो मेनली कैसा होगा, ई रोटेशनल। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, ई रोटेशनल फ्लो। मतलब इसमें ओमेगा क्या होगा, 0 होगा। अब वोर्टेक्स फ्लो हमने बात समझी तो पहले वोर्टेक्स फ्लो को थोड़ा समझ लेते हैं। वोर्टेक्स फ्लो में अभी हमने समझा कि दो प्रकार के हमारे वोर्टेक्स फ्लो होते हैं, एक फ्री वोर्टेक्स होता है और एक फोर्स्ड वोर्टेक्स होता है। तो इसमें एग्जाम में क्या क्या चीजें और पूछी जा सकती हैं। तो फोर्स्ड वोर्टेक्स जो फ्री वोर्टेक्स है वो मेनली कैसा होगा, वो ई रोटेशनल होगा, मतलब ओमेगा 0 होगा। और जो फोर्स्ड वोर्टेक्स है वहां पे ओमेगा 0 नहीं होगा। जब भी आपका जो सिस्टम है फ्लूइड का उसमें अगर एक्सटर्नल एनर्जी दी जा रही है बाहर से उसको घुमाने के लिए तो ऐसे केस में वो फोर्स वोर्टेक्स होता है। मतलब इसमें एक्सटर्नल सप्लाई एनर्जी का होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, 0 नहीं होगा। एनर्जी अगर एक्सटर्नल एनर्जी यहां पर दी जाएगी तो इसमें हमारे पास जैसे हम पढ़ते हैं फोर्स बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, लीनियर मोमेंटम। फोर्स बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ऐसे ही रोटेशनल मोशन की दुनिया में एक फॉर्मूला होता है टॉर्क बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, MVR। सो एक्सटर्नल फोर्स बराबर, ये हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, ये लीनियर मोशन का है। ऐसे ही रोटेशनल मोशन का दुनिया का जो मोमेंटम इक्वेशन है वो है एक्सटर्नल टॉर्क बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो जब अलग से एनर्जी दी जा रही है तो जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो 0 नहीं होगा। और टॉर्क 0 नहीं होगा तो टॉर्क 0 नहीं है मतलब मोमेंटम में चेंज आएगा। मतलब जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो वेरी करेगा। बट यहां पर फोर्स्ड वोर्टेक्स में एक चीज कांस्टेंट होती है, एंगुलर वेलोसिटी इसमें कांस्टेंट होती है। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा। ओमेगा का फॉर्मूला होता है V/R बराबर कांस्टेंट। मतलब फोर्स्ड वोर्टेक्स में वेलोसिटी रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसलिए यहां पर अगर ग्राफ पूछेंगे तो वेलोसिटी और रेडियस में लीनियर ग्राफ बनेगा। अब थोड़ा फ्री वोर्टेक्स में समझते हैं। फ्री वोर्टेक्स के अंदर हमारा जो एक्सटर्नल सप्लाई है एनर्जी का वो हमेशा 0 होगा। बाहर से कुछ भी एनर्जी नहीं दी जाएगी, सिस्टम की खुद की एनर्जी, उससे रोटेशनल फ्लो होगा, वोर्टेक्स मोशन होगा। और जब वो एनर्जी खत्म हो जाएगी तो फ्लो भी शांत हो जाएगा। यहां पर हमेशा जब एनर्जी 0 है तो एक्सटर्नल टॉर्क भी 0 है, टॉर्क 0 होगा। अब टॉर्क 0 हो गया तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो MVR क्या बन जाएगा यहां पर, कांस्टेंट। और अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो मास तो कांस्टेंट होता है, V/R बराबर कांस्टेंट। यानी हम बोल सकते हैं V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा। मतलब अगर वेलोसिटी और रेडियस में यहां से हमें रिलेशन पूछा जाए तो इसका रिलेशन इनवर्स रिलेशन होगा, हाइपरबोलिक रिलेशन, और यहां पे डायरेक्ट रिलेशन होगा। ये हमें ध्यान रखना है। जो आपके रियल वोर्टेक्स मोशन होते हैं, रियल वोर्टेक्स, कोई भी ऐसा वोर्टेक्स मोशन नहीं है जो कंप्लीटली फ्री और फोर्स्ड हो। फ्री होना पूरा ये आइडियल बात है और फोर्स्ड पूरा होना आइडियल बात है। रियल में जितने भी वोर्टेक्स हैं वो उनके मिक्स्ड होते हैं, उन्हें रंकाइन वोर्टेक्स कहा जाता है। अगला इसमें जो हमें मेन ध्यान रखना है, वोर्टेक्स के अंदर, फ्री वोर्टेक्स के अंदर जब हमारा, हमने क्या पढ़ा कि वेलोसिटी जो है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जब भी फ्री वोर्टेक्स मोशन होगा तो ऐसे केस के अंदर जब रेडियस 0 हो जाएगा तो वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम। तो जब रेडियस 0 है तो वेलोसिटी मैक्सिमम, और ऐसी वेलोसिटी को सिंगुलर वेलोसिटी कहा जाता है। तो सिंगुलर वेलोसिटी कहां पर कॉन्सेप्ट आता है, फ्री वोर्टेक्स में। कब, सेंटर पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है उसको सिंगुलर वेलोसिटी इसमें बोलते हैं।
इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, फोर्स्ड वोर्टेक्स के अंदर अगर फोर्स्ड वोर्टेक्स के अंदर हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछी जाए तो फोर्स्ड वोर्टेक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी dp बराबर रो वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू डी आर, ठीक, और माइनस का रो जी डी जेड। ये हमसे पूछा जाता है, इक्वेशन ध्यान रखना। दूसरा यहां से पूछ सकते हैं प्रेशर का जो वेरिएशन है रेडियस के साथ वो हमारे पास कितना है, रो वी स्क्वायर अपॉन आर। अब v बराबर कितना होता है, v बराबर होता है हमारे पास v बराबर ओमेगा इंटू आर होता है। तो v स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, इससे पूरा कैंसल हो जाएगा। v बराबर ओमेगा रेडियन पर सेकंड, वो मीटर पर सेकंड, तो v बराबर ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें अगर हम देखें, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहां पर जो हमारे पास dp है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, रो ओमेगा स्क्वायर, और यहां पर एक टर्म बचेगी r और ये dr आ जाएगा। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो p बराबर हो जाएगा रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। मतलब कि ये ध्यान रखना है कि वोर्टेक्स फ्लो में प्रेशर जो है वो रेडियस की पावर 2 पे डिपेंड करेगा, ठीक। ये इतना चीजें आप फोर्स्ड वोर्टेक्स के अंदर ध्यान रखें। एंड लास्ट में जब भी फोर्स्ड वोर्टेक्स होता है तो फोर्स्ड वोर्टेक्स के केस में जो फ्री सरफेस का स्पेशल शेप बनता है उसे क्या बोलते हैं। जो भी वॉशिंग मशीन और मिक्सर ग्राइंडर में जो फ्लो है वो फोर्स्ड वोर्टेक्स है, और जो भी हमारा नेचुरल जितना भी फ्लो हो रहा है, रिवर में जो टॉर्नेडो वगैरह सुनामी साइक्लोन ये सब आ रहे हैं, ये फ्री वोर्टेक्स है। वॉश बेसिन में पूछे तो वो हमारा फ्री वोर्टेक्स है। अब हमारा जो फ्री सरफेस है वो इनिशियली ऐसा होगा, अब जब हम उसको रोटेट करेंगे तो जो आपका फ्री सरफेस जो है वो ऐसी हो जाएगी, और इस स्पेशल शेप को क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखना है आपको, पैराबोलाइड शेप ले लेता है फोर्स्ड वोर्टेक्स में फ्री सरफेस। यहां पर पैराबोलाइड की जो हाइट होती है z, इसका फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा तो z का फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर के अपॉन में 2g। इतनी चीजें आपको किसमें ध्यान रखनी है, फोर्स्ड वोर्टेक्स से ध्यान रखनी है। एक लास्ट चीज आपसे पूछ सकते हैं इसमें कि अगर कोई भी टॉर्नेडो है तो टॉर्नेडो किसका एग्जाम्पल होगा, टॉर्नेडो कैसा होगा। अब अगर फ्री वोर्टेक्स ऑप्शन में है, दूसरे ऑप्शन नहीं तो सीधे फ्री वोर्टेक्स टिक करेंगे, बट ऐसा है कि अंदर फ्री बाहर फोर्स्ड, बाहर अंदर फोर्स्ड बाहर फ्री, तो इसका ध्यान रखना है कि जो टॉर्नेडो है इट इज एन एग्जांपल ऑफ फोर्स्ड एट सेंटर, बीच में फोर्स्ड होगा, एंड फ्री वोर्टेक्स एट द एंड, मतलब आउटर साइड, बाहर की तरफ जो होगा वो इरोटेशनल होता है जनरली टॉर्नेडो में फ्लो, तो वो फ्री होगा क्योंकि इरोटेशनल है, और अंदर जैसे ही आता है तो रोटेशनल मोशन चालू होता है तो वो फोर्स्ड हो जाएगा। एट सेंटर इनर साइड फोर्स्ड, आउटर साइड फ्री वोर्टेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला हमारे पास है द रेशियो ऑफ द, ये यहां पर इसमें इसका फोर्स्ड वोर्टेक्स गलत है, सही आंसर इसका होगा इरोटेशनल फ्लो। नेक्स्ट हमारे पास है द रेशियो ऑफ द अलाउबल बॉन्ड स्ट्रेस इन डिफॉर्म्ड बार टू दैट ऑफ द प्लेन बार इज अबाउट। तो देखिए अलाउबल जो हमारे पास स्ट्रेस है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ बीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब टाउ बीडी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास HYHD जो होता है इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, और जो प्लेन बार है इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारे पास कम होता है। तो जितना भी प्लेन बार का होता है, सपोज मान लो वो x है, तो HYSD बार में जो होता है वो 60% ज्यादा होता है, मतलब 1.6x होता है। जितना प्लेन बार का बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा उतना HYSD का 60% ज्यादा होगा। तो अगर हमसे कभी भी रेशियो पूछा जा रहा है, किसका रेशियो पूछ रहे हैं हमसे, HYSD बार टू दी प्लेन बार का रेशियो पूछ रहे हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो आएगा 1.6। वहीं पर ध्यान रखना है कि IS कोड ने ऐसा भी बोला है कि टेंशन में अगर हमारे पास जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो मान लो y मेगापास्कल है, तो कंप्रेशन में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कितनी होगी, तो कंप्रेशन में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो 25% ज्यादा होती है, मतलब 1.25। तो कंप्रेशन अपॉन टेंशन का रेशियो पूछेंगे तो 1.25 होगा। अगला चीज इसमें ध्यान रखना है,
बॉन्ड स्ट्रेंथ के अंदर आपसे पूछ सकते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो किन किन पैरामीटर से आती है। तो बॉन्ड के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो 3 है। एक फैक्टर है यहां पर कंक्रीट या सीमेंट की जो सीमेंटिशियस प्रॉपर्टी है, जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी है सीमेंट की, उसके कारण यहां पर बॉन्ड आता है। तो सीमेंटिशियस प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट भी बोल सकते हैं और सीमेंट भी बोल सकते हैं। कंक्रीट में सीमेंट होगा। दूसरा चीज इसमें ध्यान रखना है कि एक और जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं सरफेस पर वो वाले, और एक होता है मैकेनिकल रेजिस्टेंस जो लग्स एंड कोरुगेशन के द्वारा आता है, जो हमें डिफॉर्म्ड बार में देखने को मिलता है। तो यहां पर हमारे पास अगर हमसे पूछें कि प्लेन बार में कौन कौन से पैरामीटर हैं, तो प्लेन बार में सिर्फ 1+2 होता है, और जो HYSD बार है, डिफॉर्म्ड बार है, उसमें 1+2+3 तीनों फैक्टर काम करते हैं। इसलिए जो HYSD बार है उसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो प्लेन बार से ज्यादा होती है। अगला आपसे पूछ सकते हैं जब बॉन्ड स्ट्रेंथ हम आइडेंटिफाई करते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो उसको निकालने के लिए कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। तो इन 2 टेस्ट के नाम याद रखने। एक तो हम टेस्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं पुल आउट टेस्ट, और दूसरा जो हम टेस्ट यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं कैंटिलीवर टेस्ट। इसमें जो पुल आउट टेस्ट है इसका फॉर्मूला भी कई बार पूछा जाता है। अगर हमारे पास ऐसा कॉन्क्रीट का स्पेसिमेन है और इस स्पेसिमेन के अंदर हमने यहाँ पर एक रेनफोर्समेंट को एम्बेड कर दिया जिसका डायामीटर 5 है और लंबाई जितना हमने एम्बेड करा, एम्बेडमेंट लेंथ L है, तो जो पुल आउट टेस्ट है इसमें इसकी स्ट्रेंथ पूछते हैं, कितना मैक्सिमम लोड या कितना यहां से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछी जाती है। तो फॉर्मूला ध्यान रखना, यहां से इस पे लोड लगाया जाएगा, जितना मैक्सिमम लोड ये ले पाएगा, जहां क्रेक आ जाएगा वो लोड हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो मैक्सिमम लोड के अपॉन में पाई फाई एल, मतलब सरकमफ्रेंशियल एरिया, हमें कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है बार का, पाई फाई एल। ये हो गया हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला। तो 2 टेस्ट हैं, पुल आउट टेस्ट और कैंटिलीवर टेस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए। इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ के अंदर आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, जैसे M20 के लिए, M25 के लिए, M30 के लिए, M35 के लिए और M40 के लिए हमसे बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ सकते हैं। तो LSM की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो होती है हमारे पास 1.2, 1.4, देन 1.5, 1.7 एंड 1.9। तो 1.2, फिर 1.4, 1.5, 1.7, 1.9, इस तरह से बढ़ती जाती है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो धीरे धीरे बढ़ती, मतलब एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़ती। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो पहले कहां से स्टार्ट होगी, 1.2, फिर 1.4, फिर 1.5, 1.7, 1.9। चलो, तो इतना आपको इसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है पीएससी स्टैंड फॉर। पीएससी किसके लिए स्टैंड करता है? तो पीएससी का फुल फॉर्म हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट। प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट का आईएस कोड कौन सा है? तो इसका आईएस कोड ध्यान रखना है 13431970। ये हमारे पास आईएस कोड है किसका, प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट का। आपसे पूछ सकते हैं डेड लोड का आईएस कोड बताओ, इंपैक्ट लोड, इंपोज्ड लोड या लाइव लोड का बताओ, विंड लोड का आईएस कोड बताओ। देन आपसे पूछ सकते हैं अर्थक्वेक लोड का आईएस कोड बताओ, स्नो लोड का आईएस कोड बताओ। साथ में आपसे पूछ सकते हैं श्रिंकेज, साथ में क्रीप के बाद टेम्परेचर का आईएस कोड बताओ, अलग अलग लोडिंग कॉम्बिनेशन के आईएस कोड बताओ। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें ध्यान रखना है, सबसे पहला हमारा जो इसका आईएस कोड है वो 875 पार्ट 1 है, इसका आईएस कोड 875 पार्ट 2 है, इसका आईएस कोड 875 पार्ट 3 है। जो अर्थक्वेक लोड है इसका आईएस कोड जो है वो हमारे पास है 1893। देन इसके बाद जो स्नो लोड है इसका आईएस कोड हमारे पास है 875 पार्ट 4, और जो श्रिंकेज क्रीप टेम्परेचर का आईएस कोड है वो है 875 पार्ट 5, और जो कॉम्बिनेशन ऑफ लोड है इसका भी आईएस कोड है 875 पार्ट 5, दोनों का सेम है।
प्री स्ट्रेस कंक्रीट दो प्रकार का हो जाता है, एक तो हमारे पास हो जाता है प्री टेंशनड और दूसरा हो जाता है पोस्ट टेंशनड। पोस्ट टेंशनड जनरली हमारे जो गर्डर स्लैब वगैरह होते हैं, बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर होते हैं उनमें यूज करते हैं, गर्डर वगैरह ब्रिज वगैरह के इसमें। और ये जब हम यूज करते हैं जो रिपीटेटिव टाइप जो स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे एलिमेंट होते हैं, उनमें यूज करते हैं, जैसे रेलवे स्लीपर या इलेक्ट्रिक पोल। और इसमें मिनिमम ग्रेड पूछे तो M40 और इसमें मिनिमम ग्रेड पूछे कंक्रीट का तो M30 हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक, तो ये हमें याद रखना। IS कोड कितना है इसका? 1343। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच वन इज करेक्ट अबाउट स्ट्रीमलाइंड बॉडी। देखो स्ट्रीमलाइंड बॉडी क्या होती है, पहले ऑप्शन देख लेते क्या क्या है। कॉर्नर्स आर राउंडेड ऑफ, सेपरेशन अकर इन द फारदेस्ट डाउनस्ट्रीम पार्ट ऑफ द बॉडी, स्किन फ्रिक्शन इज 0 एंड थिकनेस ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू 1/100 ऑफ इट्स लेंथ। ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, स्किन फ्रिक्शन 0 नहीं होता, ये भी गलत है। सेपरेशन जो जरूर होता है, जो वैक फॉर्मेशन होता है, वो बॉडी के डाउनस्ट्रीम पार्ट पे होता है। अगर हम यहां पर समझें तो दो प्रकार के फोर्सेस होते हैं। ठीक है, जब भी कोई बॉडी सबमर्ज होती है किसी फ्लूइड में, दो फोर्सेस लगते हैं। एक फोर्स होता है हमारे पास ड्रैग फोर्स, एक फोर्स कौन सा होता है? ड्रैग फोर्स। और दूसरा जो फोर्स लगता है वो होता है लिफ्ट फोर्स। जो ड्रैग फोर्स होता है इसका फॉर्मूला होता है हाफ CD रो ए वी स्क्वायर, और ये होता है CL हाफ CL इंटू रो ए वी स्क्वायर। वी इज रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द बॉडी एंड द फ्लूइड। अब CD ड्रैग कोएफिशिएंट है, CL लिफ्ट कोएफिशिएंट है। CD को स्टोक्स लॉ के द्वारा, ओसियंस लॉ के द्वारा पता करते हैं, CL को कुट्टा-जोवेस्की थ्योरम के द्वारा पता करते हैं। अब इसमें यहां पर जो ड्रैग फोर्स है ये भी हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ड्रैग फोर्स दो प्रकार का होता है, एक तो कहलाता है स्किन फ्रिक्शन ड्रैग, स्किन फ्रिक्शन ड्रैग, और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसे हम शियर ड्रैग भी बोलते हैं। वहीं पर एक और हमारे पास होता है स्किन फ्रिक्शन के अलावा प्रेशर ड्रैग, और प्रेशर ड्रैग चूंकि शेप पे डिपेंड करता है इसलिए उसको हम फॉर्म ड्रैग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेशर या फॉर्म ड्रैग। ये आता है शियर स्ट्रेस के कारण और ये आता है प्रेशर के कारण। ठीक, अब जो बॉडी होती है, जो बॉडी होती है वो हम दो प्रकार से डिफाइन करते हैं शेप के आधार पे। एक हम डिफाइन करते हैं स्ट्रीमलाइंड बॉडी और दूसरी हम डिफाइन करते हैं ब्लफ बॉडी। अब स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या होती है? ऐसी बॉडी जिसका शेप फ्लूइड या फ्लो की स्ट्रीमलाइन से कॉन्साइड करे, जो स्ट्रीमलाइन को डिस्टर्ब ना करे, फ्लो की स्ट्रीमलाइन को, वो स्ट्रीमलाइंड बॉडी। ऐसी बॉडी whose shape coincides with streamline of the flow। फ्लो का जो स्ट्रीमलाइन है उससे कॉन्साइड करें, कॉन्साइड विद द स्ट्रीमलाइन। किसके स्ट्रीमलाइन से? फ्लो के स्ट्रीमलाइन से, उसे हम स्ट्रीमलाइंड बॉडी बोलते हैं। और ऐसी बॉडी whose shape does not coincide with the streamline of the flow, उसे हम ब्लफ बॉडी बोलते हैं। does not coincide। इसमें एक और ध्यान रखना है, ब्लफ बॉडी पे मेनली शियर ड्रैग कम होता है, ब्लफ बॉडी पे मेनली क्या होता है? प्रेशर ड्रैग बहुत ज्यादा लगता है। वहीं पर जो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है उसमें स्किन फ्रिक्शन ड्रैग होता है, प्रेशर ड्रैग की जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी में स्किन फ्रिक्शन ड्रैग ज्यादा होगा और ब्लफ बॉडी में हमारा प्रेशर ड्रैग ज्यादा होगा। ये आपको मेनली स्ट्रीमलाइन बॉडी और ब्लफ बॉडी से याद रखना है। जैसे हमारे पास जितना भी एरोडायनामिक शेप है, रॉकेट का, मिसाइल का, और जो फरारी कार है, जो भी स्पीड में जिनका हमें मोशन कराना होता है उनका शेप हम स्ट्रीमलाइन मेंटेन करते हैं। वहीं बुलेट का शेप स्ट्रीमलाइन है। वहीं पर जो ट्रक वगैरह हैं, ठीक है, अगर इनकी बात करें तो इनका जो शेप है वो हमारा कैसा है? ब्लफ बॉडी कहलाएंगे। ठीक है, जो स्ट्रीमलाइन को कम से कम डिस्टरबेंस कॉज करें वो स्ट्रीमलाइंड बॉडी, जो ज्यादा डिस्टरबेंस कॉज करें वो है ब्लफ बॉडी। चलिए, तो यहां पर ध्यान रखना है कि स्किन फ्रिक्शन 0 नहीं होगा, स्किन फ्रिक्शन तो होगा ही होगा,
जो सेपरेशन होगा हमारे पास स्ट्रीमलाइन बॉडी के अंदर, यहां पर जैसे ये आते जाएगा तो आगे यहाँ पे फ्लो आएगा, और फ्लो आने के बाद यहाँ पे सेपरेशन देखने को मिलेगा, यहाँ पे एडीज फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा, और इस जोन को हम वॉन कारमान वोटेक्स और इसको हम वैक फॉर्मेशन भी बोलते हैं, जहां पे बाउंड्री लेयर सेपरेशन हो रहा है, और इसको हम वॉन कारमान वोटेक्स बोलते हैं या वैक फॉर्मेशन भी बोलते हैं। और ये हमेशा कहां होगा स्ट्रीमलाइन बॉडी में? आफ्टर दी मतलब डाउन स्ट्रीम पार्ट में होगा, ठीक। और जो ब्लफ बॉडी है उसमें फ्लो सेपरेशन कहां पे होगा? शुरुआत में ही हो जाएगा, स्टार्टिंग पार्ट में, अप स्ट्रीम साइड में। अगला है ब्लीडिंग इज गुड टू एन एक्सटेंट। चलिए, क्वेश्चन है ब्लीडिंग इज गुड टू एन एक्सटेंट इफ इट अकर्स व्हेन कंक्रीट इज। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है वो एसएससी में थोड़ा अलग दे रखा है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली अगर देखें तो आंसर अलग बनेगा। पहले बात करते हैं ब्लीडिंग की, बात करते हैं व्हाट डज ब्लीडिंग रेफर्स टू। तो ब्लीडिंग का मतलब क्या समझ में आता है कि जब हमारे पास हमारा वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा हो जाता है तो वाटर जो है वो हमारे पास क्या होना चालू होता है? सरफेस पर निकलना चालू होता है। वाटर कम्स टू दी सरफेस, कम्स टू सरफेस, क्योंकि वाटर के अलावा जो हमारे पास और बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं वो थोड़े ज्यादा होने के कारण एंड ऑल अदर इंग्रेडिएंट्स कहां चले जाते हैं? कहां चले जाते हैं? डाउन। इंग्रेडिएंट्स सेटल ड्यू टू ग्रेविटी। तो उस कारण से पानी बाहर आना चालू होता है, उसी को कहा जाता है ब्लीडिंग कहा जाता है। उससे कुछ मात्रा में हमारे पास जो है वो सीमेंट पार्टिकल भी बाहर आना चालू हो जाते हैं। एक और बात हम ध्यान रखिएगा, ब्लीडिंग के टाइम पर हमारे पास व्हाट हैपेंस इज, कंक्रीट की ब्लीडिंग के टाइम पर जो पानी बाहर आता है उससे हमारे पास इफेक्ट नहीं पड़ता इफ जो रेट ऑफ ब्लीडिंग है, रेट ऑफ इवेपोरेशन है पानी का, रेट ऑफ इवेपोरेशन है, इफ इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्लीडिंग, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे कंक्रीट के अंदर, नो इफेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सब इवेपोरेट हो जाएगा। हमारा जो है वो कंक्रीट मिक्स हमारे लिए बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा। बात ध्यान रखिएगा, कंक्रीट में ब्लीडिंग होते टाइम ब्लीडिंग को कैसे कंट्रोल किया जाता है? तो ब्लीडिंग इज कंट्रोल्ड बाय, कैसे करेंगे कंट्रोल? तो कंट्रोल्ड बाय, पहली चीज तो वाटर सीमेंट रेशियो इज रिड्यूस्ड, या तो वाटर सीमेंट रेशियो कम कर दें तो ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाएगी, या फिर हम फाइनर सीमेंट इस्तेमाल कर लें, तो फाइनर सीमेंट इस्तेमाल करने से ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट हो जाती है सीमेंट को हाइड्रेशन के लिए, तो वो पानी यहां काम आ जाता है, या फिर इंक्रीज फाइन्स इन सीमेंट, फाइन्स इन सीमेंट, ज्यादा सीमेंट के सॉरी फाइन्स इन सैंड, सैंड में जो है वो आप ज्यादा फाइनर मटेरियल यूज कर लो तो भी आपके पास ब्लीडिंग कम हो जाएगी। इसके अलावा व्हाट कैन बी डन, हमारे पास हमें ब्लीडिंग कंट्रोल करना है तो यहां पर हम एयर एंटरिंग, या फिर हम डाल सकते हैं यहां पर कि कोई हमारे पास ऐसा मटेरियल विच इज बेसिकली फ्लाई ऐश, तो यहां पर लिख लेते हैं पोजोलानिक मटेरियल, तो पोजोलानिक मटेरियल डालकर भी हम क्या करा सकते हैं? ब्लीडिंग को कंट्रोल करा सकते हैं। या फिर एयर एंट्रेनिंग एजेंट डाल दो, एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स डालकर भी हम जो है वो क्या करा सकते हैं? ब्लीडिंग को कंट्रोल करा सकते हैं। दिस इज हाउ बेसिकली द ब्लीडिंग कैन बी कंट्रोल्ड। बात पूछी जा रही ब्लीडिंग कब अच्छा है हमारे पास कंक्रीट के अंदर? क्या ट्रांसपोर्टेशन टाइम पे ब्लीडिंग से कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मिक्सिंग के टाइम पर हो सकती ब्लीडिंग? नहीं हो सकती, तो मिक्स चल ही रहा है। बात आती है कि प्लेसिंग के टाइम पर या प्लास्टिक नेचर के टाइम पे, अगर प्लास्टिक हमारे पास हमारा कंक्रीट होता है और अगर यहां पर हमें ब्लीडिंग देखने को मिलती है तो इससे हमारे पास इट इंक्रीजेस वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। बस ये है कि एंड में कॉम्पैक्शन के टाइम पर ये नहीं होना चाहिए, वरना हमारा सारा पानी पानी बाहर आ जाएगा और हमारे पास नीचे कंक्रीट पार्टिकल में सीमेंट और एग्रीगेट के पार्टिकल रह जाएंगे। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? प्लास्टिक इसका आंसर होना चाहिए। प्लेसिंग के दौरान आंसर इसका नहीं होना चाहिए। ऐसे में हमारे पास हमारा कंक्रीट का आंसर जो है वो सी सही होगा। डी इज नॉट गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं। Coming on to the next question, that we have the size of commonly used specimen for compression test of concrete is। तो जरा बात ध्यान रखिएगा
जब भी कंक्रीट की टेस्टिंग की जाती है तो कंक्रीट में जब हम स्पेसिमेन बनाएंगे तो हमारे पास जो मोल्ड होगा वो मोल्ड हमारे पास या तो हो सकता है 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर का, जब कोर्स एग्रीगेट की साइज 20 सेंटीमीटर सॉरी 20 mm से ज्यादा हो, ठीक है। और अगर हमारे पास स्पेसिमेन बनाना है तो वी कैन मेक अ स्पेसिमेन ऑफ 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर अगर कोर्स एग्रीगेट की साइज 20 mm से कम हो, ठीक है। ये कंक्रीट की बात हो गई। अगर मोर्टार की बात करते हैं तो मोर्टार बनाते वक्त हमें ध्यान रखना होता है कि जो हमारा मोल्ड होता है वो मोल्ड की साइज होती है 7.07 इंटू 7.07 इंटू 7.07। कभी कभी 7.06 लिखा है तो भी सोचना मत, इट इज गोइंग टू बी द सेम हमारे पास सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। मोर्टार के केस में ज्यादा बड़ी साइज का स्पेसिमेन नहीं बनाया जाता ताकि उससे हमारे पास जो है वो हीट प्रॉपरली रिलीज हो सके। ध्यान रखिएगा इस बात का। 150 mm 150 mm क्यूब बन ही नहीं रहा यहां पर, 50 बाय 30 mm क्यूब ही नहीं बन रहा यहां पर, 150 बाय 50 बाय 50 ये हमारे पास जो है वो हमारा, अगर हम इसको कर दें क्या कर दें 250 बाय 50 बाय 50 कर देंगे तो ये हमारे पास साउंडनेस टेस्टिंग में काम आ जाएगा। साउंडनेस टेस्ट में काम आ जाएगा। कहां पर काम आ जाएगा हमारे पास ये ऑटोक्लेव टेस्टिंग में। आंसर क्या हो जाएगा 150 mm बाय 150 mm बाय 150 mm विल बी दी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये हमने पिछले सेशन के भी अंदर ऐसा क्वेश्चन देखा था। अगर हमसे स्पेसिफिक स्पीड पूछ रहा है पंप का तो फॉर्मूला क्या है, एन एस बराबर एन इंटू क्यू टू दी पावर 1/2 डिवाइडेड बाय दी हेड इंटू 3/4। ये हमारे पास फॉर्मूला है। जो ऑपरेटिंग स्पीड है वो कितनी है 725 आरपीएम, और जो हमारे पास डिस्चार्ज है वो कितना है 44 क्यूमेक। तो 44 की पावर कितना आ जाएगा 1/2, और जो हमारे पास हेड अवेलेबल है वो है 36, तो 36 की पावर 3/4। अब ये क्वेश्चन विदाउट एनी हिंट और कैलसी से, मतलब विदाउट मतलब डायरेक्ट विदाउट कैलसी इस क्वेश्चन को हम नहीं कर सकते। तो इसका जो डायरेक्ट सॉल्यूशन है मैं आपको बता देता हूँ, फॉर्मूला बस मेन ध्यान रखें। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 326 के आसपास आंसर आएगा आरपीएम। सो जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सी विल बी दी करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is most common alternative। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन अल्टरनेटिव टू सीमेंट इन द कंक्रीट। तो ऑल्टरनेटिव टू सीमेंट इन कंक्रीट क्या होगा। पहली बात तो ये कंक्रीट में सीमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, बाइंडिंग की प्रॉपर्टी है। क्या है, बाइंडिंग की प्रॉपर्टी है। सिर्फ एक प्रॉपर्टी जो कि बाइंडिंग की, और वो कौन सी प्रॉपर्टी के कारण आता है, एडेसिवनेस और साथ में कोहेसिवनेस की वजह से। ठीक है, तो अब उसके अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा कि आंसर क्या बनेगा। स्लैग हमारे पास ऑल अलोन वो सारी प्रॉपर्टी नहीं दे सकता जो कि सीमेंट हमारे पास प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो स्लैग के पास रेजिस्टेंस अच्छा होता है, रेजिस्टेंस इज गुड अगेंस्ट केमिकल्स, लेकिन बट नॉट बाइंडिंग स्ट्रेंथ नहीं है इसके पास। फ्लाई ऐश की बात करते हैं तो फ्लाई ऐश हमारे पास सीमेंट में एक एडिटिव की तरह यूज हो जाता है। ठीक है, गुड एडिटिव टू सीमेंट बट नो बाइंडिंग, इसके पास भी बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, बात करते हैं लाइम। तो लाइम सीमेंट के अंदर अवेलेबल तो है, इट इज हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ गुड। हमारे पास ये जो है ये एक गुड बाइंडर होता है, गुड बाइंडर, बट ओनली व्हेन इट इज
इम्प्योर। अगर सिर्फ लाइम होगा, अगर लाइम प्योर हुआ तो प्योर के केस में बाइंडिंग की प्रॉपर्टी इसके पास नहीं आती, लेकिन इसमें क्या आता है, स्लैकिंग आता है, बिखरता है ये, ठीक है, बिखरता है ये। तो बाइंडिंग नेचर चाहिए, एस्फाल्ट में मिलता है। एस्फाल्ट हमारे पास एक बाइंडर के रूप में यूज होता है। कहां पाया जाता है ये, हमारे पास जो है वो बिटुमिन, नेचुरली अकरिंग बिटुमिन प्लस उसके अंदर कुछ पाए जाने वाले इनर्ट मटेरियल से हमारे पास जो है वो हमें एस्फाल्ट मिलता है। जनरली हमारे अर्थ में रॉक्स के अंदर जो है वो इसका प्रेजेंस पाया जाता है, इसलिए इसे एस्फाल्ट कहा जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, एस्फाल्ट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। पूछा गया है डैश इज एडेड टू मेक व्हाइट कॉन्क्रीट। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। फ्लाई ऐश की वजह से हमारे पास थोड़ा सा ग्रेइश कलर बन जाता है। क्या आ जाता है, ग्रेइश कलर बन जाता है। पिगमेंट हमारे पास जो है वो केमिकल है, तो केमिकल कैन नॉट बी एडेड, कैन नॉट बी एडेड, क्योंकि ये हमारे पास अफेक्ट करेंगे हाइड्रेशन रिएक्शन को, अफेक्ट्स हाइड्रेशन रिएक्शन। तो हाइड्रेशन रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे, इसलिए इनको भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। फ्लैश को राइस हस्क को हम जब यूज करने जाएंगे तो हमारे पास कंक्रीट के अंदर व्हाइटनेस आने की बजाय डलनेस आ जाती है। क्या जाती है, डलनेस आ जाती है। मेटाक्योलाइन जो है वो हमारे पास प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ, हमारे पास प्योरेस्ट फॉर्म तो नहीं कह सकते बट हाँ क्ले का हमारे पास, क्ले का हमारे पास प्योर फॉर्म बन जाता है। तो यहां पर हमारे पास इसके ऐड करने पर हमारे पास पोजोलानिक कंटेंट तो आ जाता है, पोजोलानिक कंटेंट तो आ जाएगा, लेकिन कलर को भी ये जो है ये क्या करता है, वाइटनेस की तरफ शिफ्ट करता है, वाइटनेस बढ़ाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मेटाकेओलाइन इज बेसिकली द करेक्ट आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है विच ऑफ द बिलो स्ट्रक्चर डजंट रिक्वायर प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। देखिए क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डज नॉट रिक्वायर प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट हम मेनली कहां पे करते हैं, ऐसी जगह करते हैं जहां पर मेनली टेंशन क्रिएट हो रहा है। अगर कहीं पर भी टेंशन क्रिएट होगा तो कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है टेंशन में क्या होती है, बहुत कम होती है। और जब टेंशन में बहुत कम है तो ऐसे कंडीशन में प्री स्ट्रेस यूज करना बेनिफिशियल होगा, इकोनॉमिकल भी होगा और कम साइज में काम होगा। अब ब्रिज है तो ब्रिज के अंदर तो हमारे पास स्लैब होता है, साथ में गर्डर होती है, और वहां पे ट्रांसवर्स लोड होगा तो वहां पे कंप्रेशन टेंशन दोनों आएगा, तो यहां तो हम यूज करेंगे। डैम की बात करें तो वहां पर भी आपके जो फोर्सेस हैं, हाइड्रोस्टेटिक फोर्सेस, उसके कारण बेंडिंग मोमेंट आ सकता है, और बेंडिंग मोमेंट के कारण भी कंप्रेशन टेंशन आएगा, तो वहां भी यूज करेंगे। साइलोज में बात करें तो साइलोज के अंदर भी जो प्रेशर डेवलप होगा उसके कारण हुप स्ट्रेस वगैरह जो डेवलप होंगे साइलोज में, और हुप स्ट्रेस टेंशन नेचर का होता है अगर इनर साइड से प्रेशर लग रहा हो, तो ऐसे केस में भी टेंशन क्रिएट होगा। तो सभी में बेनिफिशियल है। बट अगर आपको आर्चेस के बारे में पता हो तो अगर कोई भी आर्च पैराबोलिक आर्च हो, कैसा आर्च हो, पैराबोलिक, और अगर पैराबोलिक आर्च पर हम यूडीएल लगाएं, अगर सिंपली दोनों एंड से हिंज्ड है, चाहे 2 हिंज्ड आर्च हो चाहे 3 हिंज्ड आर्च हो, और अगर उस पर यूडीएल लगाया जाए पैराबोलिक आर्च पे, चाहे सेमी सर्कुलर मतलब अगर 2 हिंज हो या 3 हिंज पैराबोलिक हो, साथ में यूडीएल लगाया जाए, तो ऐसी कंडीशन में इसमें किसी भी पॉइंट पर अगर बेंडिंग मोमेंट निकालें तो जीरो आएगा, शियर फोर्स निकालें तो जीरो आएगा। इसमें सिर्फ एक ही इफेक्ट आता है और वो होता है एक्सियल कंप्रेशन। क्या होता है, एक्सियल कंप्रेशन। यानी कि जो हमारा आर्च होता है अगर वो पैराबोलिक और यूडीएल लग रहा है तो एक ट्रस की तरह बिहेव करता है, ओनली एक्सियल फोर्स आते हैं, वो भी कंप्रेशन। तो जब खुद में कंप्रेशन आ रहे हैं तो अगर एक आर्च बनाएंगे तो उसमें टेंशन के चांसेस नहीं है, इसलिए वहां पे प्री स्ट्रेस हमें देने की जरूरत नहीं, वो खुद ही कंप्रेशन के अंदर है।
इसलिए हम आर्चेस के अंदर कभी भी प्री स्ट्रेस कंक्रीट का यूज नहीं करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द विड्थ टू द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम इज केप्ट इक्वल टू। ये ध्यान रखना हमेशा, विड्थ टू द डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ अगर पूछा जाए और बीम के लिए पूछें तो हम जनरली ये जो डेप्थ है, ये जो रेशियो है, इसको हम 1/2 मेंटेन करते हैं या 0.5। अगर हमसे इफेक्टिव डेप्थ बाय विड्थ रेशियो पूछा जाए तो हम इसको 2 बोलेंगे। विड्थ टू डेप्थ बोला तो 1/2 या 0.5, और डेप्थ बाय विड्थ रेशियो बोला तो क्या आंसर हो जाएगा? 2 आंसर होगा। तो सही आंसर यहाँ पे 0.5 है। अगला इसमें हमें ध्यान रखना है, अगर जो बीम होती है ये भी दो प्रकार की होती हैं। एक बीम होती है शॉर्ट बीम और दूसरी बीम होती है डीप बीम। अब शॉर्ट बीम और डीप बीम क्या होती हैं? अगर कोई भी बीम है उसका L/D रेशियो लेस देन इक्वल टू 2 है, ठीक है, तो ऐसी बीम को हम बोलते हैं डीप बीम। अगर L/D रेशियो जो है ये 2 से ज्यादा है तो वो शॉर्ट है, और L/D रेशियो 2.5 से ज्यादा है तो वो शॉर्ट कंटिन्यूस बीम है। वहीं पे अगर L/D रेशियो किसी भी बीम का 2.5 से कम है या बराबर है तो वो डीप बीम है, और ये भी 2.5 नहीं, ओनली 2। और अगर L/D रेशियो लेस देन इक्वल टू 2.5 है तो वो कंटिन्यूस डीप बीम है। ये सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए कंडीशन है, ये कंटिन्यूस बीम के लिए कंडीशन है। तो शॉर्ट में क्या होगा? शॉर्ट में 2 से ज्यादा, 2.5 से 2 से ज्यादा, और कंटिन्यूस में 2.5 से ज्यादा, और डीप बीम के अंदर 2 से कम या बराबर, और कंटिन्यूस में 2.5 से कम या बराबर। इतना मेन आपको ये ध्यान रखना है, स्पान बाय डेप्थ का रेशियो। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ रिब्ड स्लैब इज प्रोवाइडेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो रिब्ड स्लैब क्या होता है, जैसे आप ये समझो जो वेफल्स होते हैं, वेफल जानते होंगे, वेफल वगैरह जो चॉकलेट वगैरह आती हैं, तो जो वेफल्स होते हैं उसमें हमने कैसा देखा है, जैसे क्रॉस चेक्स बने होते हैं। ऐसी अगर कोई हम बीम बनाए या स्लैब बनाए और उसमें से चेक्स बने हों तो उसको रिब्ड स्लैब बोलते हैं। इसमें यहां पर ये आपका जो एल बीम है, ठीक है, एल बीम और टी बीम, ऐसे बहुत सारी आइसोलेटेड आपकी टी बीम और एल बीम से मिलकर पूरी ऐसी स्लैब बनी होती है। इसमें कई सारे वेब ऐसे रिब पोर्शन बाहर की तरफ दिखते हैं। तो जो भी आपने गर्डर वगैरह, जो भी ब्रिज वगैरह होते हैं फ्लाईओवर्स में, उसमें हमेशा रिब्ड स्लैब यूज की जाती है। आइसोलेटेड टी बीम और एल बीम से मिलकर एक स्लैब जो बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? रिब्ड स्लैब बोलते हैं। और इसमें यहां पर जो ये पूरी रिब्ड स्लैब है, ये ऐसे पूरा आपकी बीम आपको दिख रही है, यहां पर ये बीम है और ये कॉलम के ऊपर प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्टली कॉलम के ऊपर दे सकते हैं। जो नॉर्मली हम हमारे घरों में देखते हैं वो जो स्लैब होती है उसको हम पूरी सॉलिड स्लैब बोलते हैं, पूरी ठोस है। यहां पर ऐसे बीच में रिब्स हैं, ठीक है, डिप्रेशंस हैं, और इसमें ये फिर ये यहां पर बीम भी होती है और इसमें ऐसे कॉलम भी होते हैं। पर जो मेनली रिब्ड स्लैब होती है ये फ्लैट स्लैब की वैरायटी होती है, और फ्लैट स्लैब ऐसी स्लैब होती है जो सिर्फ कॉलम पे सपोर्टेड होती है, और सॉलिड स्लैब वो होती है जो पहले बीम पे सपोर्टेड होती है और बीम कॉलम के ऊपर रखी होती है। मतलब कॉलम फिर बीम फिर स्लैब तो सॉलिड स्लैब, और सीधे कॉलम के ऊपर स्लैब, तो वो रिब्ड स्लैब के अंतर्गत आती है। तो रिब्ड स्लैब कहां यूज करते हैं? प्लेन सीलिंग के अंदर, ठीक है, या थर्मल इंसुलेशन के लिए यूज करते हैं, या अकाउस्टिक इंसुलेशन। तो सभी कंडीशन में यूज करते हैं। इंसुलेशन पर्पस के लिए स्लैब इसलिए बेटर होती है क्योंकि इनमें वॉइड्स आ जाता है, और जब वॉइड्स आता है तो साउंड ट्रेवल नहीं कर पाता है। साउंड ट्रेवल नहीं करेगा, हीट ट्रेवल, क्योंकि साउंड और जो हीट है ये आपकी मैटर वेव्स हैं, और इनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, वो जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं, उनको साउंड उनको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, बट हीट एंड साउंड को मीडियम की आवश्यकता होती है। तो वो ट्रेवल नहीं कर पाती जब वॉइड्स आ जाते हैं, इसलिए थर्मल इंसुलेशन भी मिलता है, साउंड इंसुलेशन भी मिलता है। तो जो भी सिनेमा हॉल होते हैं, ऑडिटोरियम्स होते हैं, वहां पर जनरली एसी स्लैब्स को यूज किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। प्लेन सीलिंग है मतलब नॉर्मल हमें सिर्फ सीलिंग देना है, बीम वगैरह नहीं देना, तब भी हम इस प्रकार, प्लेन सीलिंग मतलब सिर्फ सीलिंग देना है, बीम वगैरह नहीं देना, तब भी हम इन स्लैब को यूज करते हैं। इनमें बीम नहीं आती, सीधे कॉलम के ऊपर ये स्लैब दी जाती है। और फ्लैट स्लैब से एक बात और ध्यान रखेंगे, आपसे पूछ सकते हैं फ्लैट स्लैब जो होती है या सॉलिड स्लैब जो होती है उनकी मिनिमम डेप्थ कितनी होती है?
तो फ्लैट स्लैब या सॉलिड स्लैब, किसी भी स्लैब की मिनिमम डेप्थ होती है 125 mm, यानी 12.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्मॉल वर्क कंक्रीट इज ट्रांसपोर्टेड यूजिंग। चलिए, तो कंक्रीट के ट्रांसपोर्टेशन की जब बात है हमारे पास, तो कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करने कई सारे तरीके, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर एक बात ध्यान रखी जाती है कि हमारा जो मिक्स है, ठीक है, उस मिक्स में लॉस इन होमोजेनिटी नहीं होना चाहिए। जैसा बना के, जैसा मिक्स किया था वैसा हमने पैन में डाला, और हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन टाइम पे उस पर कोई भी होमोजेनिटी में लॉस नहीं होना चाहिए। तो नो लॉस इन या नो लॉस ऑफ होमोजेनिटी, पहली चीज तो ये हो गई। फिर बात करते हैं, जब हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन करते वक्त ध्यान रखिएगा, जब हमारे पास पहली कंडीशन है कि हम यूज करते हैं पेन्स का, तो पेन्स का इस्तेमाल हमारे पास तब होता है, मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन है और लीस्ट एफिशिएंट है, और लीस्ट एफिशिएंट है। नॉर्मल वर्क में इसका जनरली काम ज्यादा होता है। फिर पेन के अलावा हमारे पास एक और तरीका होता है विच इज बेसिकली रेफर्ड एज, जो है वो हमारे पास रोलर बकेट्स। जो हमारे पास हम रोल करते हुए लेके जाते हैं, एक टायर लगा होता है, बकेट होती है हमारे पास, तो ये होता है हमारे पास फॉर सरफेस, फॉर हमारे पास सरफेस कॉन्क्रीटिंग, फॉर सरफेस कॉन्क्रीटिंग में ये काम आ जाता है, जैसे कि कोई रोड कंस्ट्रक्शन हो, जैसे कोई रोड कंस्ट्रक्शन हो, वहां पर इसका काम आ जाता है। इसके अलावा एक और तरीका होता है विच इज बेसिकली रेफर्ड एज शूट्स। हमारे पास स्टील की शीट्स होती हैं, स्टील की शीट्स होती है, जिन्हें हम वन वर्टिकल इज टू 2.5 हॉरिजॉन्टल के स्लोप पर ले कराकर हम जो है इसे अंडरग्राउंड या ग्राउंड लेवल से नीचे अंडरग्राउंड कंक्रीटिंग के लिए इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। एक तरीका होता है विच इज रेफर्ड एज स्किप एंड होइस्ट। स्किप एंड होइस्ट के केस में मतलब कि हमारे पास जो है, हम क्या करते हैं, एक मोटर मशीन से हम जो है वो रोप का इस्तेमाल करके हम मल्टी स्टोरी कंस्ट्रक्शन वर्क कराते टाइम हम जो है वो हमारे इस कंक्रीट को ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। तो फॉर मल्टी स्टोरी कंक्रीटिंग, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और क्या तरीका है, तो हमारे पास कन्वेयर बेल्ट है। कन्वेयर बेल्ट है मतलब कहां पर यूज आएगा कन्वेयर बेल्ट का, जब हमारे पास कंक्रीटिंग साइट हमारे से कुछ दूरी पर हो, ठीक है। फॉर बात कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास हो गया ब्रिजेस, या फिर हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेसेस, जहां पर हमें कंक्रीट एक जगह से दूसरी के ले जाने में दिक्कत होती है, वहां पर हम जो है वो कन्वेयर बेल्ट का इस्तेमाल कर लेंगे। एक होता है हमारे पास टर्मी पाइप, तो टर्मी पाइप जनरली यूज होगा किसके, अंडर वाटर के लिए। अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग करना है तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए, अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग के लिए हम इस्तेमाल करेंगे हमारा टर्मी पाइप। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू हम हमारे कॉन्क्रीट को ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं। स्मॉल वर्क की बात जब चल रही है, किसकी बात चल रही है, स्मॉल वर्क की बात चल रही है, तो हम किसके थ्रू कर लेंगे, पेन के थ्रू कर लेंगे। हमेशा जो है वो स्मॉल वर्क के केस में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। रोलर बकेट जो होती है हमारे पास वो किसके लिए होती है, स्मॉल हाउलिंग के लिए होती है। ध्यान रखिएगा, स्मॉल हॉल के लिए होती है हमारे पास हमारी बकेट्स। पंप्स को जो है वो बेसिकली हम क्या करते हैं, जब हम पंपेबल कंक्रीट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पंपेबल कंक्रीट, पंपेबल कंक्रीट बनाते हैं, तो उस केस में जहां पर हमारे पास स्लम्प वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 100 mm तक चली जाती है, वहां पर हम जनरली हमारा पंप्स वाला जो है वो ट्रांसपोर्टेशन मेथड इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आंसर क्या जाएगा यहाँ पे, सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। डैश इज यूज्ड टू एंश्योर दैट द थिकनेस ऑफ द प्लास्टरिंग इज यूनिफॉर्म। तो थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग इज यूनिफॉर्म के लिए क्या करा जाता है, ये एक बहुत सिंपल सा हमारे पास टेक्निक है। हमें प्लास्टर करना है सरफेस पर, एकदम बिल्कुल इवन दिखना चाहिए, तो यहां पर हमारे पास हमने जो है वो अलग अलग जगहों पर क्या कर लेते हैं, पहले से हम जो है वो ऐसे हमारे पास जो है वो
छोटी छोटी क्वांटिटी में प्लास्टर को इतनी इतनी जगहों पर लगा देते हैं दीवार के ऊपर, जितनी डेप्थ का रिक्वायर्ड होता है उतनी डेप्थ का। अब क्या होता है, इसी के आसपास प्लास्टरिंग करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, और ऊपर से एक्स्ट्रा मटेरियल हटाते चले जाएंगे। तो पता रहेगा कि जितनी डेप्थ यहां रिक्वायर्ड है उतनी ही डेप्थ यहां भी है, यहां भी, यहां भी है। पूरे में सेम डेप्थ का प्लास्टर आपके पास लग सके, उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको बुल मार्क छोड़ने पड़ते हैं। क्या है ये? बुल मार्क। जैसे बुल यहां पर हिट करें तो कैसे मार्क बनेंगे, वैसे बुल मार्क हमें छोड़ने पड़ते हैं। तो बुल पॉइंट कुछ भी नहीं होता, पिवट पॉइंट कुछ भी नहीं होता, बेंचमार्क जनरली हम सर्वेइंग में इस्तेमाल करते हैं। नॉन, हमारे पास नॉन आरएल वाले पॉइंट को जनरली बेंचमार्क कहा जाता है। तो यहां पर आंसर क्या होगा, बुल मार्क विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डैश आर यूज टू प्रेस मोर्टार एंड स्प्रेड इट यूनिफॉर्मली। मोर्टार को प्रेस करके उसे स्प्रेड करना है यूनिफॉर्मली, उसके लिए क्या यूज होगा? तो जरा देखते हैं यहां पर आपके पास, यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा। ट्रॉवेल जो हमारे पास जो हाथ में करनी होती है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारे मोर्टार या प्लास्टर को हम प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, और उसे स्प्रेड कर सकते हैं। प्लेस कर सकते हैं और स्प्रेड कर सकते हैं, प्रेसिंग की बात नहीं कर रहा हूं, प्लेस कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं, या फिर हमारे पास हम इसके थ्रू जो है वो मिक्सिंग भी करा सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो ट्रॉवेल होता है। एल्यूमिनियम रॉड होती है, आपने देखा होगा मेसन के पास एल्यूमिनियम रॉड होती है, जो कहीं पर प्लास्टर सरफेस कर देने के बाद इसी को अप्लाई करते हैं ताकि एक्सेस ऑफ प्लास्टर मटेरियल बाहर निकल जाए। तो टू रिमूव एक्सेस प्लास्टर मटेरियल, एक्सेस प्लास्टर मटेरियल, ये हमारी एल्यूमिनियम रॉड का काम होता है। फ्लोट्स का जनरल पर्पस होता है हमारे पास, हमारे मोर्टार को, फ्लोट जो होता है वो आपके मोर्टार को प्रेसिंग करने में और स्प्रेड कराने में पूरे सरफेस पे हेल्प करता है। और वहीं पर होता है ब्रश, तो ब्रश होता है हमारे पास टू क्लीन दी सरफेस ऑफ मोर्टार फॉर प्रॉपर फिनिशिंग। तो फिनिशिंग के लिए हमारे पास ये ब्रश काम आ जाता है, एक्सेस मोर्टार को वहां से हटाने के लिए, फिनिशिंग क्लियर देखने के लिए। आंसर क्या हो जाएगा इसका, फ्लोट्स विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल बर्नौलीज इक्वेशन इज बेस्ड। क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल बर्नौली इक्वेशन इज बेस्ड। तो देखिए बर्नौली इक्वेशन जो है वो मेनली बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और बर्नौली इक्वेशन का जो हमारे पास फॉर्म है P बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर बाय 2g प्लस जेड। तो आपसे पूछ सकते हैं कि बर्नौली इक्वेशन का जो फॉर्म है ये किस फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस्ड है, मतलब पर यूनिट मास या पर यूनिट वेट या पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बर्नौली इक्वेशन का जो फेमस ये फॉर्म है ये पर यूनिट वेट के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है, जिसमें ये जो पूरी टर्म है इसे हम टोटल हेड बोलते हैं। इसमें से P बाय रो जी को प्रेशर हेड, V स्क्वायर बाय 2g को काइनेटिक या डायनामिक हेड या वेलोसिटी हेड, और Z को पोटेंशियल या डेटम हेड बोलते हैं। इसमें से जो P बाय रो जी और Z है, इस पूरे को पीजोमेट्रिक, P बाय रो जी प्लस Z प्रेशर प्लस डेटम, इसको पीजोमेट्रिक हेड भी कहा जाता है। और बर्नौली को हम टोटल 3 फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, पर यूनिट मास, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वेट। और जो वेट फॉर्म है इसे एक और कौन सा फॉर्म बोलते हैं, तो इसे हम हेड फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। कंजर्वेशन ऑफ मास पर कौन बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड है कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है वो किस पर बेस्ड है, वो कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड है। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बताती है, कंटिन्यूटी इक्वेशन हमें एग्जिस्टेंस ऑफ फ्लो बता रही है कि दो पॉइंट के बीच में फ्लो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, उसे कंटिन्यूटी इक्वेशन बताती है। ठीक, तो इतना हमें ध्यान रखना है बर्नौली। और इससे बर्नौली के अंदर अजम्पशन भी पूछ सकते हैं, तो आइलर और बर्नौली के अजम्पशन जो हैं उनको आप मेन याद रखें। सबसे पहला तो इनका जो अजम्पशन है कि जो आपका फ्लूइड है, मैं अजम्पशन की बात कर रहा हूं, सबसे पहला कि जो फ्लो है वो कैसा होना चाहिए, इरोटेशनल होना चाहिए। और अगर फ्लो रोटेशनल हो और रोटेशनल हो
तो शुड बी अलोंग सेम स्ट्रीम लाइन, अगर रोटेशनल हो तो शुड बी अलोंग सेम स्ट्रीम लाइन, एक ही स्ट्रीम लाइन पर फिर फ्लो होना चाहिए। अगर रोटेशनल हो तो उन्हीं दो पॉइंट पर जो सेम स्ट्रीम लाइन पे लाई कर रहे हैं वहीं पर बर्नौली इक्वेशन एप्लीकेबल होगी। अगला जो इसका अजम्पशन है वो है फ्लो स्टेडी होना चाहिए, साथ में फ्लो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। इनकम्प्रेसिबल फ्लो मतलब डेंसिटी में चेंज नहीं आना चाहिए। अगला इसका अजम्पशन है जो फ्लूइड है वो आइडियल होना चाहिए, और अगर आइडियल फ्लूइड ना हो तो एटलीस्ट रियल फ्लूइड हो, तो जो उसका फ्लो हो, फ्लो इज आइडियल फ्लूइड फ्लो, आइडियल फ्लूइड के जैसा फ्लो होना चाहिए। मेनली इन दोनों बातों का मतलब है कि जो विस्कस फोर्सेस हैं वो जीरो होना चाहिए, तब जाकर बर्नौली या आयलर इक्वेशन अप्लाई हो पाएंगे। तो जो अजम्पशन है ये मेनली पूछे जाते हैं, इरोटेशनल रोटेशनल हो तो अलोंग स्ट्रीमलाइन हो, स्टेडी हो, इनकम्प्रेसिबल हो, फ्लूइड आइडियल हो, या आइडियल फ्लूइड फ्लो हो, विस्कस फोर्स हो जीरो। According to IS 456-197, the thickness of the reinforced concrete footing on pile at its edges is kept less than। तो ये ध्यान रखना है, अगर आपसे थिकनेस पूछी जाए और थिकनेस आपसे पूछ रहे हैं बीम की मिनिमम थिकनेस, बीम की मिनिमम डेप्थ बताइए, मिनिमम थिकनेस, तो बीम के अंदर जो मिनिमम थिकनेस होती है वो होती है 150 mm। क्लियर। अगला आपसे पूछा जाए स्लैब की बताओ, अब चाहे आपसे फ्लैट स्लैब पूछें या सॉलिड स्लैब पूछें, इनकी मिनिमम डेप्थ होती है 125 mm। पर अगर आपसे मिनिमम डेप्थ फुटिंग की पूछी जा रही है तो फुटिंग में आपको ध्यान रखना है, अगर फुटिंग पाइल फाउंडेशन पे पाइल पर रेस्ट कर रही है तो इसकी जो मिनिमम डेप्थ है वो 150 mm होगी। और वहीं पर अगर जो पाइल है वो रॉक पर या सॉइल पर रेस्ट कर रही हैं तो इस केस में जो मिनिमम डेप्थ है वो 300 mm होना चाहिए, मतलब 30 सेंटीमीटर। तो अभी कहां पे रेस्ट कर रही है, पाइल पर, तो कितना है 150 mm का मतलब है 15 सेंटीमीटर। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। इतना आपको इसमें से मिनिमम डेप्थ पे याद रखना है। स्लैब का 125, बीम में 150, फुटिंग पाइल पर रेस्ट करे तो 150 और रॉक या सॉइल पर रेस्ट करे तो 300 mm। नेक्स्ट है which of the following tests are used for testing of tiles। चलिए, तो टाइल्स की टेस्टिंग में अगर बात करें तो टाइल्स का यूज हमारे पास जब हम यूज देखते हैं तो कहां कहां पर हमारे पास जनरली सोचने में आता है। तो जब टाइल्स का यूज हो रहा है तो इस पे लोड आएगा कई तरह का। अगर लोड के अगेंस्ट में हमें कोई टेस्ट देखना है तो लोड के अगेंस्ट में टेस्टिंग की अगर बात चले तो आप समझ लीजिए कि आपको टेस्ट करना पड़ेगा यहां पर, जैसे कि लिखा हुआ है यहां पर ब्रेकिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। तो ये चेक करना पड़ेगा कि कितना लोड ले सकती है ब्रेक होने से पहले, तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ टेस्ट चेक करना पड़ेगा। जैसा कि यहां पर मेंशन है हमारे पास ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ टेस्ट, क्योंकि लोड हमारे पास ट्रांसवर्स ही आने वाला है हमारे टाइल्स के ऊपर, तो ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ टेस्ट। कल को अगर कोई इंपैक्ट लोड आ गया तो इंपैक्ट लोड आने पर इंपैक्ट लोड टेस्ट हमें परफॉर्म करना पड़ेगा। These are few of the tests that are being performed for the loading। इसके अलावा अगर बात करें कि हमारे पास अगर हमें इसकी ड्यूरेबिलिटी देखना है तो ड्यूरेबिलिटी के अगेंस्ट में हमारे पास हमें चेक करना पड़ेगा बॉन्ड स्ट्रेंथ टेस्ट, कि भाई कितने अच्छे इसके बॉन्ड बने हुए हैं। इसी के साथ साथ अगर हमें चेक करना है कि हमारे पास ड्यूरेबिलिटी में भाई कई बार जो है वो टाइल्स पर केमिकल का अटैक हो जाता है, तो केमिकल रेजिस्टेंस टेस्ट। ठीक है। अगर हम बात करें कंटिन्यूअस पर्पस पे यूसेज है हमारे पास, तो इनकी सरफेस की प्रॉपर्टी कैसी है, तो उसके लिए हम चेक करते हैं सरफेस एब्रेशन टेस्ट, या फिर बात कर लेते हैं इन्हीं के ऊपर होने वाला हार्डनेस टेस्ट, या फिर अगर हम इन्हीं की क्वालिटी पे जज करना चाहते हैं तो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं थर्मल रेजिस्टेंस टेस्ट, कि क्रैक होने से पहले कितना थर्मल रेजिस्टेंस शो कर सकती है, इसे कहते हैं थर्मल रेजिस्टेंस टेस्ट। इसके अलावा कौन सा टेस्ट होता है, तो हमारे पास टेस्ट परफॉर्म होगा वो है हमारे पास वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट।
वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। So there are few of the tests that are being performed on the tiles, जो हमें पता चल सके कि हमारी टाइल कैसी है। तो क्या ब्रेकिंग टेस्ट होगा, इम्पैक्ट होगा, ट्रांसफर स्ट्रेंथ होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन होगा, सारे ही होंगे। डी इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। अगर और भी कोई ऑप्शन में होता तो वो हम यहां से जो है वो चेक करके लगा देते। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। Which of the following mineral is responsible for the red color in the bricks? बहुत ही आसान सा सवाल है, तुम्हें पता होना चाहिए कि आयरन ऑक्साइड ही है जो ब्रिक के अंदर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ब्रिक के अंदर ये रिस्पॉन्सिबल है मेल्टिंग ऑफ ब्रिक्स के लिए, मेल्टिंग ऑफ ब्रिक्स के लिए। मैग्नीशिया कंटेंट रिस्पॉन्सिबल है हमारे ब्रिक के अंदर येलो टिंट लाने के लिए, और इसी की वजह से होता है हमारे ब्रिक का डिके ऑफ ब्रिक्स। वहीं पर सिलिया कंटेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इम्पार्टिंग जो शेप है, इम्पार्टिंग शेप टू द ब्रिक। प्लास्टिसिटी का कंसेप्ट किसका है? हमारे एल्यूमिना का है। आंसर क्या हो जाएगा यहां से? ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। तो ये था हमारे पास हमारे आज के इस सेशन का जो है वो समापन, और हम आपसे आशा करते हैं कि आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से क्लियर हो रहे होंगे। इन सेशन से आपको काफी कुछ मदद मिल रही होगी, और ऐसी ही मदद हम आप लोगों के लिए करना चाहते हैं बाय दिस क्रैश कोर्स। ये क्रैश कोर्स उतने ही ज्यादा बढ़िया तरीके से डिजाइंड है कि आपका कम से कम समय लगे इस तैयारी को करने में, समय आपका कम से कम बर्बाद हो, और आपका जितना समय आपको बचे वो आप अपना समय जो है वो लगाएं टेस्ट सीरीज को जो है वो यूटिलाइज करने में। और हमने इसी क्रैश कोर्स के साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर रखी है। दिस टेस्ट आर कंप्लीटली डिजाइंड एज पर दी लेटेस्ट पैटर्न ऑफ एसएससी जेईई एग्जाम, और इन्हीं टेस्ट से आपको जो है वो मदद मिलेगी अपने प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने में। सो एट लास्ट आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। कोई भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन को लेकर, आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा। हम इन क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे अगले सेशन में। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरी वन ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।